अब हम स्टार्ट करने वाले हैं विद डेप्रिसिएशन मेथड्स, स्ट्रेट लाइन एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। सो डेप्रिसिएशन होता क्या है वो सबसे पहले हम समझते हैं, उसके मेथड्स को समझने से पहले। सो व्हाट इज डेप्रिसिएशन? फॉर एग्जाम्पल, वी हैव परचेज्ड मशीन ऑन 1/4/2016 फॉर ₹1,00,000। 1,00,000 की हमने एक मशीन खरीदी है 1/4/2016 को। अब बताइए ऑन 1/4/2017 क्या मशीन की वैल्यू सेम रहेगी? आंसर इज नो। मशीन की अगर आप मार्केट वैल्यू भी देखने जाएंगे तो उस समय के हिसाब से कम हो चुकी होगी, और साथ साथ आपने उसको जिस हिसाब से यूज़ किया होगा 1 साल के अंदर, तो अब उसकी यूजफुल वैल्यू भी कम हो चुकी होगी। पहले जब आप 1/4/2016 में थे तब आप उसको 10 साल यूज़ कर पाते, लेकिन अब 1/4/2017 में आने के बाद आपको पता चला कि अब जो है वैल्यू सिर्फ 8 ही साल चलेगी। ठीक है, सो वैल्यू भी आपकी डेप्रिसिएट होती है, साथ साथ उसकी यूजफुल लाइफ भी डेप्रिसिएट होते जाती है। सो इसी को कैलकुलेट करने के लिए अब देखिए, अगर हम ये मशीन को आगे जाके हमने कब तक यूज़ किया? 1/4/2020 तक यूज़ किया। 1/4/2020 को हमको नई मशीन खरीदनी पड़ी है सेम टाइप की, क्योंकि वो पूरी तरीके से डेप्रिशिएट हो चुकी थी, पूरी ख़त्म हो चुकी थी हमारी मशीन। ठीक है, इन दैट केस हमको नई मशीन खरीदने के लिए पैसे चाहिए होंगे। अब ये पैसे कहाँ से आएंगे? तो हमने जो पुरानी मशीन खरीदी थी 1/4/2016 को हमने जो मशीन खरीदी थी, हम उसको हर साल थोड़ा थोड़ा करके डेप्रिशिएट करेंगे। उसका अमाउंट हम अलग कर देंगे ताकि हम आगे जाके अगर हमको कोई मशीन नई खरीदनी पड़ रही है तो हम वो खरीद पाएँ। ठीक है, सो डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज है आपके एसेट की वैल्यू में। ये क्यों होता है? कंस्टेंट यूज, वेयर एंड टियर के कारण। सो जितने भी आपके एसेट की वैल्यू डेप्रिसिएट हुई है उसके ऊपर हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन हम P&L में चार्ज करते हैं और इसको हम अलग से शो करते हैं। सो डेप्रिसिएशन मतलब ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। आपके एसेट में ग्रेजुअल और परमानेंट डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? कंस्टेंटली यूज किया है आपने और वेयर एंड टियर के कारण वो एसेट आपका रिड्यूस हो गई है उसकी वैल्यू। तो वो रिडक्शन को हम किसके थ्रू शो करते हैं? डेप्रिसिएशन के थ्रू को शो करते हैं। सिमिलर वे में डेप्रिसिएशन जो है वो टैंजिबल एसेट्स के लिए चार्ज किया जाता है और अमोर्टाइजेशन इंटैंजिबल एसेट्स के लिए चार्ज किया जाता है। ठीक है, सो इंटैंजिबल एसेट्स सच एज गुडविल, ट्रेडमार्क एंड पेटेंट्स आर रिटन ऑफ ओवर अ नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड्स कवरिंग देयर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। और इनको कैसे रिटर्न ऑफ करते हैं? हम इनको अमोर्टाइजेशन के फॉर्म पे राइट ऑफ करते हैं। डिप्लीशन क्या होता है? डिप्लीशन मतलब ये नॉर्मली माइंस, ऑयल वेल्स, क्वेरीज जो कि आगे जाके पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, ऐसे एसेट्स जो कि वेस्टिंग कैरेक्टर के हैं, जिनका आगे जाके कोई भी वैल्यू नहीं रहने वाला है। मतलब अगर हमने उसको पूरी तरीके से यूज कर लिया तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। इन दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ एसेट इज डिवाइडेड बाय द टोटल वर्केबल डिपॉजिट्स ऑफ द माइन एंड बाय फॉलोइंग द अबव मैनर रेट ऑफ डिप्लीशन कैन बी एसर्टेन। इसके थ्रू हम डिप्लीशन एसर्टेन कर सकते हैं। किसके थ्रू? कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय टोटल वर्केबल डिपॉजिट्स। सो नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम डेप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं, हमारा मेन फोकस डेप्रिसिएशन के ऊपर होगा, लेकिन आप सिर्फ नाम और इसका फॉर्मूला याद रख सकते हैं। और डिप्लीशन होता क्या है? नॉर्मली ऐसे एसेट्स जो कि आगे चल के पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, जैसे ऑयल वाइल्स, माइंस, क्वेरीज, ये सब चीज़ें। ठीक है, उस पर्टिकुलर जगह पे। नेक्स्ट आते हैं ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस मतलब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण प्रोडक्शन मेथड्स इंप्रूव हो गए या फिर मार्केट डिमांड चेंज होने के कारण अगर आपका एसेट की यूजफुलनेस पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, इन दैट केस वो ऑब्सोलेंस कहलाता है। जैसे कि समझ लीजिए आप मशीन 1 यूज़ कर रहे थे अभी तक, लेकिन एक नया टेक्नोलॉजी चेंज आने के कारण अब सारी इंडस्ट्रीज मशीन 2 प्रेफर कर रही हैं। इन दैट केस हम क्या बोलेंगे? मशीन 1 जो है वो ऑब्सोलेट हो गई, अब उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट आते हैं डिलैपिडेशन। डिलैपिडेशन क्या होता है? डिलैपिडेशन मतलब डिटेरिएशन ड्यू टू ओल्ड एज और लॉन्ग यूज। बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए आपने उस पर्टिकुलर एसेट को यूज़ किया तो वो पूरी तरीके से डिटोरिएट हो गया, उसको हम डिलैपिडेशन बोलते हैं। नॉर्मली ऐसा केस होता कब है? नॉर्मली ऐसा केस बिल्डिंग या फिर अदर प्रॉपर्टी पे होता है जो कि आपने टीनेंसी पे दिया हुआ है। ठीक है, सो टीनेंसी वाले पे हम क्या करते हैं? डिलैपिडेशन चार्ज करते हैं। सो फर्स्ट हमने देखा डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट हमने देखा अमोर्टाइजेशन, नेक्स्ट हमने कवर किया है डिप्लीशन, ऑब्सोलेंस एंड डिलैपिडेशन। आई होप आपको क्लियर हुआ हो, हम इन शॉर्ट मीनिंग समझेंगे क्योंकि हमारा इन डिटेल फोकस अभी सिर्फ
डेप्रिसिएशन के ऊपर होने वाला है। अब समझिएगा कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, किस किस कारण से डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं। सबसे पहला तो इंटरनल कॉजेज, वेयर एंड टियर, हमने यूज़ किया उसको, उसके कारण उसकी वैल्यू कम हुई है, ठीक है। या फिर डिप्लीशन, डिप्लीशन किसका होता है, मैंने आपको बताया वेस्टिंग एसिड्स का डिप्लीशन होता है, जैसे माइंस, क्वेरीज, ठीक है। इन सब का हम क्या करते हैं, ये सब डिप्लीशन होते हैं, ऑयल वेल्स, माइंस, ये सब, क्योंकि वो आगे जाके पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे उस पर्टिकुलर एरिया में। नेक्स्ट आते हैं एक्सटर्नल कॉजेज भी होते हैं। ऑब्सोलेंस एक एक्सटर्नल कॉज है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बाहर हो रहा है, इकोनॉमी में हो रहा है, मार्केट में हो रहा है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इसीलिए हमको भी अडाप्ट करना पड़ रहा है, तो ये एक्सटर्नल कॉज है। या फिर इनएडिक्वेसी, इनएडिक्वेसी मतलब अब जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उस पर्टिकुलर एसेट के ऊपर, वो स्केल ऑफ प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया। मतलब पहले जब आप 1000 क्वांटिटी बनाते थे, अब आप 10 बना रहे हैं, इन दैट केस बहुत ज़्यादा चेंज आ गया। ये भी एक्सटर्नल कॉज है हमारे डेप्रिसिएशन के लिए। टाइम एलिमेंट, कई सारी चीज़ें टाइम के हिसाब से उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, जैसे कि कॉपीराइट, पेटेंट, लीज, ये सब की वैल्यू टाइम के हिसाब से रहती है। जब उनका टाइम ख़त्म, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वो रहेगा, जब टाइम पीरियड ख़त्म तो उनकी वैल्यू भी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एबनॉर्मल अकरेंसेस। एबनॉर्मल अकरेंसेस जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, फायर हो गया, ये सारी चीज़ें एबनॉर्मल अकरेंसेस होती है, इसके कारण भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में। तो डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हमको स्पेसिफिकली कौन सा फॉलो करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, समझिएगा, ये हमारा एसेट है 10 लाख का, ये क्या है इसकी, ये कॉस्ट है। हम हर साल 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। अब स्ट्रेट लाइन बेसिस क्या होता है, हम ये 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 10 लाख का 10% दैट इज़ 1 लाख रुपीज़। फिर इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू क्या हो गई, 9 लाख रुपीज़। भले इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 9 लाख रुपीज़ हो गई, लेकिन अभी भी स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से 10% डेप्रिसिएशन लगेगा। कितना लगेगा, इसका 10% कि जो आपने पहले कैलकुलेट किया था वही वाली वैल्यू। सो जो आपने पहले कैलकुलेट किया था वही वाली वैल्यू, दैट इज कॉस्ट के ऊपर ही आपको 10% कैलकुलेट करना है स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर। स्ट्रेट लाइन मेथड में सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन लगता है हर साल। एक साल आपने 10% पे 10 लाख पे 10% लगाया तो 1 लाख रुपीज़ आया, यही 1 लाख रुपीज़ डेप्रिसिएशन आपका हर साल लगेगा। स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब जहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज नहीं होता है, ठीक है। सो स्ट्रेट लाइन मेथड दैट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ एसेट। सो रेसिडुअल वैल्यू क्या होती है, रेसिडुअल वैल्यू मतलब हमने एसेट को पूरी तरीके से यूज़ कर लिया, उसके बाद उस एसेट को अगर हम बेचते हैं तो हमको कितनी वैल्यू रिसीव हो सकती है, उसको हम रेसिडुअल वैल्यू बोलते हैं। ये एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू पता करना पॉसिबल नहीं होता, तो हम एस्टिमेट करते हैं कि हाँ आगे जाके हमको इतनी वैल्यू मिलेगी इस पर्टिकुलर एसेट की, ठीक है। डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ एसेट, आप कितनी लाइफ सोच रहे हैं अपने एसेट की। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 10 लाख रुपीज़ हमारे एसेट की वैल्यू, हमने सोचा कि हमारा जो इस पे रेसिडुअल वैल्यू रहेगा वो 1 लाख रुपीज़ मिल जाएगा, और ये एसेट को हम यूज़ करने वाले हैं फॉर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के लिए हम इस एसेट को यूज़ करने वाले हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 9 लाख डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 90,000 रुपीज़। ये 90,000 रुपीज़ हर साल आपका स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऐसा नहीं होता, उसमें आपका डेप्रिसिएशन चार्ज हम अलग तरीके से करते हैं। किस तरीके से करते हैं वो देखिएगा आप यहाँ पे। हम कैलकुलेट कर रहे हैं डेप्रिसिएशन अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी इसको बोला जाता है। हमारे एसेट की कॉस्ट आपको दी हुई है 10 लाख रुपीज़, और बोला गया आपको 10% डेप्रिसिएशन लगाना है हर साल। तो फर्स्ट ईयर तो डेप्रिसिएशन सेम रहेगा। देखिए फर्स्ट ईयर जब आपने एसेट खरीदा है उस टाइम स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंदर दोनों के अंदर सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन लगने वाला है। अब हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू क्या आई, 9 लाख रुपीज़। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड मतलब ही होता है कि आपको अब जब डेप्रिसिएशन है वो रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर एट द रेट 10% चार्ज करना है। सो रिटर्न डाउन वैल्यू आप कितनी है 9 लाख, तो 9 लाख के ऊपर 10% दैट इज 90,000 चार्ज होगा। फिर रिटर्न डाउन वैल्यू हो जाएगी 8,10,000, इसके ऊपर 10% चार्ज होगा दैट इज 81,000। सो इस तरीके से हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होता है अंदर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आई होप क्लियर हुआ हो। मेनली हम इसके जर्नल एंट्रीज पे फोकस करेंगे जो कि मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और आपको इससे रिलेटेड अकाउंट्स कैसे बनाने हैं। सो हम जो जर्नल एंट्रीज पास करेंगे उसी जर्नल एंट्रीज के
यूज़ करके आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। सो हमारा मेन फोकस होगा अब जर्नल एंट्रीज के ऊपर। आई होप आपको दोनों मेथड्स क्लियर हुए हो, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब आते हैं हम मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, किस तरीके से हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो दो तरीके से डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया जा सकता है। पहला, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करके, या फिर बिना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किए भी आप बना सकते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होता है, देखिए नॉर्मली जब हम किसी भी एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो जो भी एसेट की वैल्यू है उस एसेट की वैल्यू से हम उस पर्टिकुलर ईयर का डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर देते हैं और जो वैल्यू बचती है इस वैल्यू को हम अपनी बैलेंस शीट में शो कर देते हैं। नॉर्मली ऐसा फॉलो किया जाता है और इसी को हम बोलते हैं व्हेन अ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होता है, जहां पे आप एसेट में डेप्रिसिएशन चार्ज तो करते हैं, हम डेप्रिसिएशन तो लगाएंगे एसेट के ऊपर। समझ लीजिए अभी तक डेप्रिसिएशन हमारे एसेट के ऊपर लग गया है 2 लाख रुपीज़, 2 साल से हम लगा रहे हैं, लेकिन इस वैल्यू को हम इससे डिडक्ट नहीं करते। हम क्या करते हैं, एसेट की वैल्यू अलग शो करते हैं, ये डेप्रिसिएशन की वैल्यू अलग शो करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और ये हम टोटल अमाउंट जितने भी साल हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो सब डेप्रिसिएशन चार्ज करके हम सब कुछ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डाल देते हैं, उसको एसेट से माइनस नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब एसेट की वैल्यू कॉस्ट में ही शो होती है हमेशा जब भी आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। और ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हम डाल देते हैं लायबिलिटी साइड और एसेट का वैल्यू तो हमारे एसेट साइड ही आता है। ठीक है, सो इस तरीके से पूरी रिकॉर्डिंग होती है। सो अब ये दो केसेस तो हमने समझ लिए कि एक होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला, एक बिना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला। दोनों केसेस में अलग अलग अकाउंटिंग होगी। क्यों अलग अलग अकाउंटिंग होगी, क्योंकि अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना रहे हैं, इन दैट केस आपको एक बनाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर एसेट का अकाउंट, दूसरा आपको डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर ईयर में आपने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया, और तीसरा आपको बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाते, इन दैट केस सिर्फ आपके पास एसेट और डेप्रिसिएशन अकाउंट आता है। अब इसमें भी हमारे पास केसेस है, समझिएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब आप मेंटेन करते हैं, इन दैट केस इसके अंदर भी दो हमारे पास चॉइसेस आती है। फर्स्ट वन, आप एसेट डिस्पोजल अकाउंट अलग से बना लो, या तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट मत बनाओ। ठीक है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट बना लो या तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट मत बनाओ। अब एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है, मतलब आगे जाके हम जब भी एसेट को बेचेंगे तो हम एसेट को हमारे एसेट के अकाउंट पे नहीं शो करेंगे, उसको हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ले जाएंगे और वहां जाके उसको डिस्पोज ऑफ करने वाली, मतलब सेल कितने पे किया, उस पर कितना प्रॉफिट हुआ, वो सारी चीजें इसमें शो करेंगे। सो वापस से समझिएगा, अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, इन दैट केस हमारे पास बनेगा एक एसेट अकाउंट, दूसरा हमारे पास बनेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट, तीसरा हमारे पास बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और इसके बाद अगर आप डिस्पोजल अकाउंट भी बनाते हैं, एसेट डिस्पोजल अकाउंट, इन दैट केस आप एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, सो मैक्सिमम अकाउंट्स जो आपके बन सकते हैं वो हैं ये 4। ठीक है, सो नॉर्मली अगर देखा जाए नॉर्मल केस बना रहे हैं तो उसमें आपको ये भी नहीं बनाना पड़ेगा, ये भी नहीं बनाना पड़ेगा। जहाँ पे आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बना रहे वहाँ पे आपको ये दोनों बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना रहे हैं तो आप एसेट डिस्पोजल अकाउंट बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, आपकी चॉइस पे। ठीक है, अगर आप उसको अलग से शो करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट आते हैं, अब इस पे ट्रीटमेंट कैसे होगा। हमने देख तो लिया कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होता है और एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है, हम ओपन करते हैं कि नहीं करते हैं वो हमारे ऊपर चॉइस होती है। अब आते हैं हम एंट्री क्या होगी इस केसेस में। सबसे पहले बोल रहा है फॉर द परचेस ऑफ एन एसेट। आपने जब भी एसेट परचेस किया तो क्या एंट्री होगी। सो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया एसेट। सो हम क्या करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कैश में हमने एसेट खरीद लिया तो हमने एंट्री कर दी एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट आते हैं, हम सिर्फ फर्स्ट केस देख रहे हैं अभी जहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम नहीं मेंटेन करते। सो वो नॉर्मल केस देखते हैं, फिर उसके बाद हम ये बचे हुए केसेस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, फॉर द डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट। एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने की क्या एंट्री होगी। सो डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है। सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस
उसके हिसाब से डिप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा। और एसेट की वैल्यू कम हो रही है, और एसेट के लिए हम क्या लेते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे पास एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश। नेक्स्ट एंट्री हमने की डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट। अब कर रहे हैं हम ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन टू P&L अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट है। और हमने देखा था कि लेजर में, जब हम लेजर सीख रहे थे तभी हमने देखा था कि जब भी कोई भी नॉमिनल अकाउंट होगा तो उसको आपको कहाँ ट्रांसफर करना पड़ता है, P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है एट द एंड ऑफ द ईयर। सो यहाँ पे भी आपको डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना पड़ेगा P&L अकाउंट में। ट्रांसफर कैसे होगा, P&L अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमने यहाँ से उठा के किस में डाल दिया, P&L में। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बोल रहा है व्हेन द एसेट इज टू बी सोल्ड। जब हम एसेट बेचने जा रहे हैं, इन दैट केस फॉर द ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं क्या हम, आंसर इज नो। जब प्रोविजन ही नहीं बना रहे हैं तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी यहाँ पे नहीं बनेगा। एसेट डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनेगा तो ये फर्स्ट वाले की कोई भी एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट बोल रहा है फॉर द ट्रांसफर ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हम यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी नहीं बनाते तो यहाँ पे भी एंट्री नहीं होगी, डायरेक्ट सेल की एंट्री होगी। हमने एसेट बेच दिया, एसेट बेचा तो हमारे पास आया है कैश, या फिर आप बैंक बोल सकते हैं अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। हमने एसेट बेच दिया, उसके बदले हमको क्या मिल गया, कैश मिल गया। देखिए फर्स्ट एंट्री देखिए, जहाँ पे हमने कैश देके एसेट खरीदा था तो क्या एंट्री होती है, और जब हमको एसेट देके कैश मिल रहा है तो क्या एंट्री होती है, जस्ट अपोजिट एंट्री हम यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर द प्रॉफिट ऑन द सेल। हमने एसेट बेचा और एसेट को हमको प्रॉफिट हो गया। समझ लीजिए एसेट की वैल्यू बुक्स में दिख रही थी, रिटन डाउन वैल्यू 2 लाख रुपीज़, और हमने वो एसेट को बेच दिया 3 लाख रुपीज़ में। तो यहाँ पे आपको 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट को कैसे शो किया जाएगा, आपको प्रॉफिट कैसे शो करना है, एसेट अकाउंट डेबिटेड, उस पर्टिकुलर एसेट से हमको प्रॉफिट हुआ है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम फॉर द लॉस ऑन द सेल ऑफ एसेट। अगर लॉस हो जाता है तो जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाएगी, P&L अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। आई होप क्लियर हुआ हो आपको सारी एंट्रीज रिलेटेड टू जब हम प्रोविजन नहीं मेंटेन करते हैं डेप्रिसिएशन का। नेक्स्ट आते हैं जब हम प्रोविजन मेंटेन कर रहे हैं लेकिन एसेट डिस्पोजल अकाउंट नहीं मेंटेन कर रहे हैं। इन दैट केस नॉर्मल हमारे पास 3 यहाँ पे अकाउंट्स हो जाएंगे। पहला तो एसेट अकाउंट, दूसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट, और तीसरा हमारे पास हो जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट एंट्री परचेस की एंट्री सेम रहेगी क्योंकि परचेस के समय हम एसेट को ही डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट। डेप्रिसिएशन अकाउंट तो डेबिट होगा, लेकिन हम क्या बताइए, हम एसेट से माइनस करते हैं क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जब हम बनाते हैं तब, आंसर इज नो। हम जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ऑन द केस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इन दैट केस वी डू नॉट डिडक्ट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम एसेट। हम एसेट से डिडक्ट नहीं करते हैं अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को। ठीक है, ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है इसको हम ले जाते हैं डायरेक्ट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। यहाँ पे भले हमने एसेट लिखा था लेकिन अब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, मैं ये पेन का थोड़ा साइज चेंज कर लेती हूँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट हमारे पास है फॉर द ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन टू P&L अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन को P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो नॉर्मल एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिटेड, जैसा वहाँ पे किया था सेम एंट्री टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। नेक्स्ट बताइए, ओरिजिनल एसेट को हम सेल कर रहे हैं अब। ओरिजिनल एसेट को एसेट डिस्पोजल अकाउंट वाली एंट्री होगी क्या, आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं कर रहे क्योंकि एसेट डिस्पोजल अकाउंट ही नहीं ओपन किया है हमने। नेक्स्ट बोल रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना है, तो ये एंट्री तो हम अब पास करेंगे। कैसे पास होगी, देखिए हमने क्या किया, हमारे पास एसेट था 10 लाख रुपीज़ का, ये हमने खरीदा था 2016 में, 2016 में खरीदा था। अब 2020 में हम ये एसेट को बेचने जा रहे हैं, लेकिन बुक में अभी भी एसेट की वैल्यू इतनी ही शो हो रही है और साथ में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन शो हो रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज 2020 में हमको शो हो रहा है समझ लीजिए 8 लाख रुपीज़। ठीक है, 8 लाख तो हमको इन दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा ना। भले आपने शुरू से ये वैल्यू वो ही शो करने के लिए आपने उसको अलग अलग शो किया, लेकिन अब हम एसेट को बेचने जा रहे हैं। एसेट को बेचने जा रहे हैं जब जितना भी डेप्रिसिएशन आपने उस पर्टिकुलर एसेट पे चार्ज किया है, उस डेप्रिसिएशन को अब आपको माइनस करना पड़ेगा। एसेट में से अब जितना भी हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज किया उसको माइनस कर देंगे।
ठीक है, ताकि हमको पता चल जाए कि एक्चुअल में रिटर्न डाउन वैल्यू अब हमारे पास कितनी बची है। सो वही चीज बोल रहा है यहाँ पे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कहाँ ट्रांसफर करोगे, एसेट में ट्रांसफर करोगे, एसेट से डिडक्ट करोगे। ठीक है, सो एंट्री क्या पास होगी, एंट्री पास करेंगे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू, किस में ट्रांसफर कर रहे हैं, एसेट के पास ट्रांसफर कर रहे हैं। और एसेट को हमने क्रेडिट में क्यों लिखा है, क्योंकि हम ये प्रोविजन को ट्रांसफर करके हम एसेट की वैल्यू को कम करने वाले हैं, और एसेट जब भी कम होता है तो हम उसको क्रेडिट साइड पे शो करते हैं। अब हम एसेट बेचने जा रहे हैं फॉर द सेल ऑफ एसेट। एसेट को बेचते टाइम सेम एंट्रीज होंगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। नेक्स्ट आते हैं, प्रॉफिट हुआ है हमको सेल करने पे तो भी सेम एंट्री आएगी, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू P&L अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट अगर आपको लॉस होता है तो। नॉर्मली अगर हम देखें तो चेंज कहाँ पे आया, चेंज आया है इस एंट्री में, नेक्स्ट हमारा चेंज आया है इस एंट्री में। सिर्फ 2 एंट्रीज चेंज हुई हैं, बाकी सारी एंट्री सेम है जैसा कि हमने पहले किया था। ठीक है, सो अब आते हैं हम नेक्स्ट में। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए हम देख रहे हैं, हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी हम ओपन कर रहे हैं। मतलब अब हम बना रहे हैं 4 अकाउंट। पहला तो हो गया एसेट अकाउंट, नेक्स्ट हम बना रहे हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट, थर्ड हम बना रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और फोर्थ हम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अब क्या एंट्रीज होंगी, सो सबसे पहले तो परचेस ऑफ एसेट में सेम एंट्री, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, सेम एंट्री पास होगी यहाँ पे। डेप्रिसिएशन के लिए क्या एंट्री पास होगी, देखिए डेप्रिसिएशन के लिए अभी भी हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं, इन दैट केस यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ही लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। नेक्स्ट उसके बाद डेप्रिसिएशन को P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो सेम एंट्री होगी, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। अब आती है बात सेल ऑफ एसेट में। अब एसेट बेचने जा रहे हो तो ओरिजिनल एसेट की वैल्यू को आपको एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि अब हम एसेट को बेचने जा रहे हैं, तो बेचने वाली एंट्री हम एसेट के पर्टिकुलर अकाउंट में ना शो करके हमने एक एसेट का अलग से डिस्पोजल अकाउंट बना के रखा है, और वहाँ पे हम जब भी बेचते हैं एसेट को तो वहाँ डाल देते हैं। तो सेम वही चीज़ आपको यहाँ करनी है। सो इन दैट केस क्या ट्रीटमेंट होगा, हम ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट को एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। इन दैट केस हम एंट्री करते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। ठीक है, एसेट अकाउंट का जो भी हम बैलेंस था वो पूरा का पूरा उठा के हम एसेट डिस्पोजल में डाल रहे हैं, इसलिए हमने एसेट को क्रेडिट किया है क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो रही है। नेक्स्ट आते हैं फॉर द ट्रांसफर ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ध्यान दीजिएगा, पिछले बार हमने क्या किया था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में ट्रांसफर किया था, लेकिन अब एसेट अकाउंट में तो खुद एसेट ही नहीं है, तो डेप्रिसिएशन क्या करेगा वहां जाके। सो हम डेप्रिसिएशन को अब कहाँ ट्रांसफर करेंगे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। सो अब एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। पहले हमने एसेट में डाला था, पर अब एसेट डिस्पोजल अकाउंट बना रहे हैं तो हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट में डालेंगे। अब हमने एसेट बेचा, तो एसेट बेचने के बाद जो भी अमाउंट आएगा वो कहाँ शो होगा, वो भी हमारा एसेट डिस्पोजल अकाउंट में शो होगा, और जो भी प्रॉफिट होता है वो भी कहाँ जाएगा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में जाएगा। सो एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिटेड टू P&L अकाउंट। ठीक है, और लास्ट हमारा अगर लॉस हो रहा है तो लॉस में P&L अकाउंट डेबिटेड टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। आई होप आपको एंट्रीज क्लियर हुई हो। नॉर्मली आपका जो डेप्रिसिएशन है वो पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है, और आपको अगर ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई तो आप पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन ईजिली कर लेंगे। ठीक है, सो ये चीज़ को एक बार और, अगर आपको क्लैरिटी नहीं आई है तो ज़रूर एक बार और देखिएगा, आपको अच्छे से क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और इसी के साथ हमने डेप्रिसिएशन कंप्लीट किया। नॉर्मली मैं इसके क्वेश्चंस पे नहीं जा रही हूँ क्योंकि हमने जनरल एंट्रीज बहुत अच्छे से सीख ली है। सो अगर आपको जनरल एंट्रीज क्लियर है तो आप आराम से अपने लेजर अकाउंट्स और जनरल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन भी कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ रहा है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ध्यान से समझिएगा, हम पूरा कंसेप्ट समझेंगे इससे रिलेटेड। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, हमारे से गलती हो गई अकाउंट्स बनाने टाइम, हम जब जर्नल एंट्रीज पास कर रहे थे हमने वो जर्नल एंट्रीज में गलतियां कर दी, हमने जब लेजर बनाया शायद हमने उसमें गलतियां कर दी, या फिर जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे थे तब हमने उसमें गलती कर दी। ठीक है, सो ये सारी गलतियां, अब गलतियां हो गई हैं तो उसको सुधारना भी ज़रूरी है। ठीक है, सो उन सारे एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ते हैं। नॉर्मली समझ लीजिए जर्नल एंट्री में हमको करना था कैश अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी,
लेकिन हमने कर क्या रखा है, हमने लिख दिया है मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। हमने जस्ट अपोजिट एंट्री पास कर दी है। तो अब क्या करें, अब बुक खोलते हैं, बुक में इसको काट देते हैं, उसके जगह अब दूसरी एंट्री लिख देते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर आप ऐसी चीज़ें करते हैं तो ये जो है गलत इफेक्ट डालता है आपके अकाउंट्स पे। नॉर्मली आपके अकाउंट्स जो है पूरी तरीके से वेल मेंटेन्ड होने चाहिए। उस पर अगर ऐसी काटा पीटी दिखेगी ना तो आप ही के ऊपर शक आएगा, पता नहीं यहाँ पे कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन था जो आपने छुपाने की कोशिश की है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें अकाउंट्स के अंदर करना सही नहीं माना जाता है, बहुत गलत आपका इफेक्ट पड़ता है उस पर। तो ये सारी चीज़ें तो आप नहीं कर सकते, वहाँ पे काट के दूसरी एंट्रीज नहीं लिख सकते। तो क्या करा जाए? सो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको बताया जाता है कि अगर आपसे गलतियाँ हो गई तो ठीक है, नॉर्मली सबसे गलतियाँ हो जाती हैं। सो आपको उस गलतियों को ठीक करना है, ना कि उसको काट के वापस से उसकी जगह लिख देना है। ठीक है, आपको उस गलतियों को रेक्टिफाई करने के लिए आपको दूसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ेगी ताकि वो एरर्स रेक्टिफाई हो जाए। कई टाइप के यहाँ पे एरर्स होते हैं। फर्स्ट एरर होता है प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल एरर मतलब जहाँ पे आपने रेवेन्यू एक्सपेंस को कैपिटल ट्रीट कर लिया है या फिर कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो है डेवलपमेंट कराया था अपनी मशीनरी का, आपने उस डेवलपमेंट को अपने एक्सपेंसेस में चार्ज कर लिया जबकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था। ठीक है, सो ये क्या कहलाएगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट होता है क्लरिकल एरर। क्लरिकल के अंदर 3 एरर्स आते हैं। फर्स्ट, एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब आप या तो पूरी की पूरी एक एंट्री भूल गए लिखना, या तो आपने लेजर अकाउंट में उसको डालना भूल गया, आप उसमें लेजर अकाउंट में डालना भूल गए, या फिर आप ट्रायल बैलेंस में उसको लिखना भूल गए, इसलिए ट्रायल बैलेंस भी आपका एग्री नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट होता है एरर्स ऑफ कमीशन, इसको हम बाद में देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम कंपेंसेटिंग एरर्स। कंपेंसेटिंग एरर्स मतलब ऐसे एरर्स जिसके कारण ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक बार बताया था कि आपने एक ऐसी एंट्री पास कर दी, आपने एक जगह कैश अकाउंट को 10,000 से डेबिट कर दिया, ठीक है, जबकि करना चाहिए था 15,000 से, और दूसरी जगह आपको उसको 20,000 से करना चाहिए था, आपने उसको 25,000 से कर दिया। तो इसके कारण ये जो आपने अलग अलग एंट्रीज पास की उसके कारण आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। ट्रायल बैलेंस टैली होने के कारण ये एरर्स को हम क्या बोलते हैं, कंपेंसेटिंग एरर्स। ऐसे एरर्स जो कि ट्रायल बैलेंस से आपको नहीं दिखते हैं। ठीक है, एरर्स ऑफ कमीशन। कमीशन का एरर मतलब रॉन्ग अमाउंट लिख दिया आपने सब्सिडरी बुक्स में, ठीक है, ट्रायल बैलेंस एग्री हो गया। लेकिन हम बुक्स में अगर रॉन्ग अमाउंट लिख देते हैं तो आपका ट्रायल बैलेंस नॉर्मली एग्री हो जाता है। रॉन्ग कास्टिंग कर दी है आपने सब्सिडरी बुक में, पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द लेजर, लेजर में रॉन्ग अमाउंट डाल दिया है, अमाउंट ऑन द रॉन्ग साइड, या फिर रॉन्ग बैलेंसिंग ऑन अकाउंट। मतलब बोल सकते हैं कि ये सारे मतलब आपने अर्थमेटिकल एरर्स कर दिए है, नॉर्मली अमाउंट्स में गड़बड़ कर दिया, जो एक्चुअल में अमाउंट डालना था आपने उसकी जगह कुछ और अमाउंट डाल दिया। इन दैट केस ये जो 4 केसेस हमने देखे इसमें तो ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाता है, पर इसमें आपका ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करता है। नेक्स्ट आते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को हम 4 पॉइंट्स की तरह पढ़ेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे बेसिक कंसेप्ट, मतलब नॉर्मली रेक्टिफिकेशन किया किस तरीके से जाता है। एरर्स हो जाते हैं अगर बुक्स में तो क्या होगा, मिसमैच एरर्स हो जाते हैं तो क्या होगा, अंडरकास्ट, ओवरकास्ट एंड सस्पेंस अकाउंट वाला केस कब आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये तीनों से रिलेटेड एग्जाम्पल समझेंगे, फिर उसके बाद हम ये 4th वाले पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। सो देखिए क्या बोल रहे हैं, हमने परचेस किया है प्लांट फॉर 10,000 रॉन्गली पास टू परचेस अकाउंट। ठीक है, सो बताइए प्लांट खरीदा है, प्लांट क्या हमारा गुड है? आंसर इज नो, हम प्लांट बेचते नहीं हैं, हमने प्लांट को एज एसेट रखा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था परचेस अकाउंट में कौन सी एंट्रीज पास होती हैं, ऐसी एंट्रीज जो कि हम ऐसे गुड्स खरीद रहे हैं जो कि आगे जाके हम ट्रांसफर करने वाले हैं, जिसका हम ट्रेड करते हैं, नॉर्मली उसको हम परचेस अकाउंट में डालते हैं। हम प्लांट का तो ट्रेड नहीं करने वाले हैं, प्लांट हमारा एसेट है। तो प्लांट अगर आपने खरीदा है तो प्लांट की एंट्री क्या होनी चाहिए, प्लांट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट एंट्री होनी चाहिए। अमाउंट कितना दिया हुआ है आपको, 10,000 अमाउंट दिया हुआ है। सो ये हमारी एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने लिख दिया परचेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। हमने क्या लिख दिया, प्लांट अकाउंट की जगह हमने उसको किससे डेबिट कर दिया, परचेस अकाउंट से डेबिट कर दिया। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट हमने एंट्री पास कर दी। इन दैट केस ये कौन सा एरर है बताइए, ये एरर है हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि ये रेवेन्यू हमारा कैपिटल एक्सपेंस था, हमने उसको क्या ट्रीट कर लिया, रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट कर लिया। इन दैट केस इसको हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल।
सो हमने करेक्ट एंट्री ये पास करनी थी, हमने रॉन्ग एंट्री ये पास करनी थी। बताइए हमको डेबिट किसको करना था? प्लांट को डेबिट करना था, लेकिन हमने परचेस को डेबिट कर दिया है। क्रेडिट किसको करना था? कैश को क्रेडिट करना था 10,000 से, हमने कैश को ही क्रेडिट किया है। तो बताइए कैश वाली एंट्री तो हमने सही पास की है, जो एंट्री आपने सही पास की है उसको हटा दीजिए, उसका हमको कोई काम नहीं है। हमने जो गलत एंट्री पास की है उसका हमको काम है, और जो सही एंट्री हमने पास नहीं की है उसका हमको काम है। सो बताइए प्लांट अकाउंट को हमको डेबिट करना था एक्चुअल में, तो आप क्या कीजिए, आप प्लांट अकाउंट को डेबिट कर दीजिए क्योंकि वो सही एंट्री है, ठीक है। और परचेस अकाउंट को आपको डेबिट नहीं करना था क्योंकि आपने रॉन्गली उसको कर दिया है, तो उसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा परचेस अकाउंट को, ठीक है। सो समझ लीजिए, मैं आपको अकाउंट के थ्रू बताती हूँ। ये परचेस अकाउंट है हमारा। परचेस अकाउंट में हमने यहाँ पे 10,000 रुपये लिख दिए, जबकि हमको यहाँ पे 10,000 नहीं लिखना था, हमने लिख दिया। तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? यहाँ अगर आप 10,000 लिख दें तो आपका ये अकाउंट टैली हो जाएगा। सिमिलर वे में वही चीज़ हमने यहाँ की, हमने परचेस अकाउंट को डेबिट कर दिया था जबकि वो हमको नहीं करना था, इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया, तो अब उसका इफेक्ट पूरी तरीके से हट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। नेक्स्ट आपको बोल रहा है गुड्स वर्थ ₹150 के गुड्स थे, रिटर्न्ड बाय ग्रीन एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। हमारा ग्रीन एंड कंपनी ने हमको गुड्स रिटर्न किए थे, लेकिन हमने उसको कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया। कौन सा एरर है? एरर ऑफ ओमिशन, हम लिखना ही भूल गए, ठीक है। सो एंट्री क्या होती है? गुड्स रिटर्न्ड बाय बोला है, गुड्स रिटर्न्ड बाय मतलब हमारे पास रिटर्न आया है, ग्रीन एंड कंपनी ने हमको रिटर्न किया है। तो नॉर्मली वो हमको कब रिटर्न करेगा? जब हमने उसको सेल किया होगा, और अब वो सेल्स रिटर्न कर रहा है। सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल की एंट्री में क्या लिखते हैं हम? पर्टिकुलर कस्टमर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, लेकिन यहाँ पे सेल्स रिटर्न हुआ है, जस्ट उल्टा हुआ है। इन दैट केस हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू हमारा जो भी कस्टमर है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड। कौन कस्टमर है हमारा? यहाँ पे हमारा कस्टमर है ग्रीन एंड कंपनी। अमाउंट कितना डाला है हमने? अमाउंट है 150। सो अब हमने गलत एंट्री क्या पास की है? तो हो गई करेक्ट एंट्री। गुड्स रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। हमने कोई एंट्री ही पास नहीं की, तो कौन सा एरर है ये? एरर ऑफ ओमिशन, हमने कोई भी एंट्री पास नहीं की है। सो रॉन्ग एंट्री की जगह पे कुछ भी नहीं है, हमने कोई एंट्री पास नहीं की, तो रॉन्ग एंट्री कुछ है ही नहीं हमारे पास। इन दैट केस रेक्टिफिकेशन में क्या करोगे? सेम एंट्री जो कि करेक्ट एंट्री है उसी को आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर लो। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड 150 टू ग्रीन एंड कंपनी 150, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए, परचेस ऑफ ₹300 का हमने परचेस किया है। किससे परचेस किया है? रमन से परचेस किया है, पास्ड थ्रू सेल्स बुक। हमने परचेस किया था, लेकिन हमने क्या कर दिया? उसको सेल्स बुक के थ्रू ट्रांसफर कर दिया। तो ये जो फर्स्ट के दो आपने देखे, ये हम बेसिक कंसेप्ट के थ्रू सीख रहे थे कि एक्चुअल में एंट्री पास कैसे की जाती है। नॉर्मली सबसे पहले आप एक करेक्ट एंट्री लिखते हैं जो कि एक्चुअल में होनी चाहिए, फिर हम एक रॉन्ग एंट्री जो कि हमने पास कर दी है वो लिखते हैं, और उसके हिसाब से हम रेक्टिफिकेशन करते हैं। सो आई होप क्लियर हुआ हो किस तरीके से रेक्टिफिकेशन किया जाता है। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट, एरर्स इन बुक्स। एरर्स इन बुक्स मतलब हमने अकाउंट को नहीं अफेक्ट किया, हमने क्या किया? पूरा बुक में ही गड़बड़ कर दिया। एग्जाम्पल समझिए, आपको अच्छे से क्लियर होगा। परचेस ऑफ 300 फ्रॉम रमन पास थ्रू सेल्स बुक। हमने रमन से 300 का परचेस किया, उसको हमने किससे पास कर दिया? सेल्स बुक से। एक्चुअल एंट्री क्या है? हमने परचेस किया। सो परचेस अकाउंट डेबिटेड टू रमन अकाउंट, रमन से परचेस किया है क्रेडिट में, है ना। सो रमन से हमने परचेस किया, अमाउंट है 300। हमने इसको पास किससे कर दिया? हमने सेल्स बुक में पास कर दिया। अब सेल्स बुक में क्या चीज़ें रिकॉर्ड होती है? सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स की एंट्रीज रिकॉर्ड होती है। सो हमने जो परचेस किया था रमन से, हमने क्या लिख दिया उसको? हमने सेल किया है रमन को 300 का, हमने ऐसा रिकॉर्ड कर लिया। तो एंट्री हमने क्या पास कर दी है? रॉन्ग। रमन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, हमने रॉन्ग एंट्री पास कर दी है 300 रुपीज़, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका अकाउंट, दो अकाउंट मिल रहे हैं रमन के, लेकिन अपोजिट साइड्स में। तो अपोजिट साइड्स में है तो हम इनको काट नहीं सकते। अब ये पूरी की पूरी चीज़ें हमको शो करनी पड़ेगी। रेक्टिफिकेशन में कैसे शो होगी समझिएगा। जो करेक्ट एंट्री है वो जिस साइड है वो उसी साइड उसको अपनी जगह मिलेगी। सो परचेज अकाउंट करेक्ट एंट्री है तो उसको उसकी जगह डेबिट साइड है तो आप उसको डेबिट साइड ही लिख दीजिए 300 रुपीज़। नेक्स्ट रमन जो है वो क्रेडिट साइड है करेक्ट एंट्री में, तो रमन को भी आप क्रेडिट साइड करेक्ट एंट्री पे लिख दीजिए।
रेक्टिफाइंग पे, ठीक है। अमाउंट अभी छोड़ दीजिए, अमाउंट आपको क्लैरिटी आएगी। फिर उसके बाद देखिए सेल्स जो है वो क्रेडिट में है, रॉन्ग एंट्री में, तो रॉन्ग एंट्री वालों को अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। सो इसको अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। ये किधर चला जाएगा, क्रेडिट में है तो डेबिट में चला जाएगा। सो सेल्स अकाउंट को आप करेंगे डेबिट, कितने अमाउंट से, 300 रुपीज़ से जितना लिखा था। अब बताइए 300 रुपीज़ यहाँ हो गया तो यहाँ कितना आएगा, 600 रुपीज़, क्योंकि आपने क्या किया, करेक्ट एंट्री के हिसाब से रमन को क्रेडिट किया और ये रॉन्ग एंट्री में वो डेबिट में है तो उसको भी आपने क्रेडिट किया। तो 300 ये वाला अमाउंट, 300 ये वाला अमाउंट, इन टोटल 600 रुपीज़ हमने क्रेडिट में रिकॉर्ड किया है रमन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम रामू फॉर 500 पास थ्रू बिल्स पेबल अकाउंट। हमको रामू से 500 रुपीज़ बिल्स रिसीवेबल थे, लेकिन हमने बिल्स पेबल में एंट्री कर दी। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए एसेट है, हमको पैसे मिलने वाले हैं। सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड, हमको मिलने वाले हैं तो उसको डेबिट करना चाहिए। किससे मिलना चाहिए था हमको ये मिलना था रामू से। सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू रामू, 500 रुपीज़ हमको उससे मिलने थे, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, हमने उल्टा एंट्री कर दिया। हमने लिख दिया कि हमको रामू को 500 रुपीज़ देने हैं, हमको रामू को 500 रुपीज़ देने हैं बिल्स पेबल के हिसाब से, ठीक है। सो हमने जस्ट अपोजिट एंट्री कर दी है बुक्स में। बिल्स पेबल बुक में आपने अपोजिट एंट्री की है तो पूरी एंट्री चेंज हो जाती है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है ना। अब बोल रहा है अब इसको रेक्टिफाई करो, तो कैसे रेक्टिफाई होगा, जो करेक्ट एंट्री का है वो तो चीज़ वहीं पे लिख दो। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट करेक्ट एंट्री का है, सेम जगह पे आ जाएगा। रामू भी करेक्ट एंट्री का है, टू रामू, वो भी सेम जगह पे आ जाएगा, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल कितना अमाउंट है, 500 रुपीज़ हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब आते हैं रॉन्ग एंट्री में। रॉन्ग एंट्री में रामू किस साइड है, डेबिट साइड है, तो उसको किस साइड करना पड़ेगा, क्रेडिट साइड। सेम नाम है इसलिए हम उसको बार बार नहीं लिखेंगे, बस अमाउंट ऐड कर देंगे, ये 500 और ये 500, कितना हो गया 1000। नेक्स्ट बिल्स पेबल किस साइड है, क्रेडिट साइड में, किस में, रॉन्ग एंट्री में, तो इसको हटाना पड़ेगा। किस साइड लेके जाएंगे हम, डेबिट साइड में लेके जाएंगे। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड 500। आई होप क्लियर हो रही हो आपको एंट्रीज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रांजिस्टर सोल्ड टू करण। ट्रांजिस्टर हम नॉर्मली बेचते हैं, हमारा काम है ट्रांजिस्टर बेचना। इन दैट केस हमने वो करण को बेचा है 750 में, लेकिन हमने उसको सेल्स बुक में 2 बार एंट्री कर दी है। नॉर्मली हमने उसको सेल किया है, आंसर इज यस, और हमारे गुड को बेचा है। इन दैट केस एंट्री तो सही है लेकिन 2 बार पास कर दी है तो अमाउंट तो डबल हो गया होगा, है ना। हमको एंट्री क्या पास करनी थी, हमको एंट्री पास करनी थी करंट अकाउंट डेबिटेड, करंट अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, करंट अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 750 रुपीज़ की एंट्री करनी थी। लेकिन हमने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी है, नाम तो हमने सेम लिखा है, सही जगह लिखा है, सब कुछ सही है, लेकिन हमने क्या किया, इस अमाउंट को डबल कर दिया, 1500 की एंट्री हमने पास कर दी है। तो अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम अमाउंट लिखना था लेकिन हमने ज़्यादा अमाउंट लिख दिया है। इन दैट केस अपोजिट एंट्री पास करके आपको उसको सही करना पड़ता है। सेल्स क्रेडिट में है 1500, लेकिन होना कितना चाहिए था 750, ज़्यादा हो गया, उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे सेल्स को। सेल्स अकाउंट डेबिटेड कितना ज़्यादा है 750 से, तो 750 लिख दीजिए। करंट अकाउंट होना चाहिए था क्रेडिट 750 से, हमने उसको क्रेडिट कर दिया है, सॉरी क्रेडिट, हम करंट अकाउंट होना चाहिए था डेबिट 750 से, हमने उसको 1500 से क्रेडिट कर दिया है। इन दैट केस करंट का 750 अमाउंट हटाने के लिए हमको उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, गुड्स रिटर्न्ड बाय मोनू। 120 का मोनू ने गुड्स रिटर्न किया है, वेर एंटर्ड इन रिटर्न आउटवर्ड बुक। अब रिटर्न आउटवर्ड बुक क्या होती है, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, आउटवर्ड मतलब बाहर, ठीक है। हमारा हुआ था सेल्स रिटर्न, लेकिन हमने उसको किस बुक में लिख दिया, परचेज रिटर्न की बुक में लिख दिया। इन दैट केस एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू मोनू, कितना अमाउंट है 150 रुपीज़ है। हमने इसको पास किस में कर दिया, हमने परचेस रिटर्न की बुक में पास कर दिया, मतलब जस्ट अपोजिट एंट्री कर दी है। मोनू अकाउंट डेबिटेड टू परचेस रिटर्न अकाउंट, सेम अमाउंट लिखा है 150, ठीक है। इन दैट केस अब करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल्स करेक्ट जगह वाला है तो सेम जगह पे लिख दो सेल्स रिटर्न डेबिटेड, ठीक है। मोनू भी करेक्ट एंट्री में डेबिट क्रेडिट साइड है तो मोनू को लिख दो क्रेडिट साइड पे। फिर परचेस रिटर्न क्रेडिट साइड में है, रॉन्ग एंट्री में तो उसको डाल दो डेबिट साइड में, परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिटेड।
और मोनू जो है डेबिट साइड में है रॉन्ग एंट्री में, तो उसको करेक्ट साइड में डाल दो। उसको करेक्ट एंट्री दैट इज रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्रेडिट साइड डाल दो। सो 300 रुपीज़ यहाँ आ जाएगा, 150। आई होप क्लियर हुआ। हमने 4 एग्जाम्पल्स देख लिए रिलेटेड टू बुक वाले। सो ये एक बार और आप देख लीजिएगा, आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्काउंट अलाउड टू सोहन ऑफ ₹50 का डिस्काउंट अलाउ किया हमने सोहन को, कितने के पेमेंट में? 4450 के पेमेंट में। उसने हमको 4450 रुपये दिया, हमने उसको 50 का डिस्काउंट दे दिया। हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम, मतलब ये सोहन का अमाउंट जो उसने पैसे दिए वो तो रिकॉर्ड कर दिया हमने, लेकिन जो हमने उसको डिस्काउंट दिया वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया। क्रेडिट टू सोहन्स अकाउंट स्टैंड्स एट 4500। सबसे पहले तो करेक्ट एंट्री हम पास कर लेते हैं। क्या हुआ है, हमको पैसे मिले हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड। कितने पैसे मिले हमको? 4450 रुपये मिले। हमने उसको डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड। कितना डिस्काउंट दिया? 50 रुपये। एट लास्ट उसका पेमेंट कितना था? सोहन अकाउंट में अमाउंट था 4500 रुपये। ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए, लेकिन हमने क्या किया, हम ये डिस्काउंट को लिखना भूल गए। इन दैट केस एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिटेड टू सोहन हमने लिख दिया है। और अमाउंट क्या लिखा है? अमाउंट हमने लिखा है यहाँ पे, देखिए अमाउंट के लिए बोला गया कि सोहन का अकाउंट हमने 4500 लिख दिया है और कैश अकाउंट तो सेम ही है ना। सो 4500 हमने यहाँ लिख दिया, लेकिन कैश अकाउंट पूरा सेम ही है, दैट इज 4450। इन दैट केस हमने सिर्फ 50 का डिस्काउंट वाला अमाउंट छोड़ दिया है। सो हमारे पास क्या बच गया? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड कितना बच गया? 50। करेक्ट एंट्री में था, इस डेबिट में था, इसलिए हमने इसको भी डेबिट में लिख दिया। अब क्रेडिट में क्या लिखें? ऊपर के जो भी एग्जांपल्स अगर आप देखें तो उनके लिए क्रेडिट डेबिट दोनों मिल रहा था हमको रेक्टिफिकेशन में, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास क्रेडिट के लिए कुछ लिखने को ही नहीं है। इन दैट केस क्या करें आप? सो इसको आप अभी इतना ही छोड़ दीजिए, मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि इसका आपको करना क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है। 1500 हमको केशव से मिले हैं, उसको हमने उसके अकाउंट में डेबिट कर दिया। सो क्या एंट्री हमने की है? कैश अकाउंट डेबिटेड टू केशव। कितना अमाउंट मिला है हमको? 1500। ये एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए, लेकिन हमने क्या किया? केशव को डेबिट कर दिया। कैश के लिए कुछ बोला है कि आंसर इज नो, तो कैश तो डेबिट रहेगा ही। और साथ साथ हमने टू केशव लिखने की जगह क्या लिख दिया? गलती में हमने लिख दिया केशव अकाउंट डेबिटेड 1500, मतलब 2 डेबिट्स कर दिया और क्रेडिट कुछ भी नहीं किया। इन दैट केस बताइए, कैश तो सही है, डेबिट होना चाहिए था, डेबिट ही किया है हमने। केशव का अकाउंट गड़बड़ हो गया है ना, हमको उसको क्रेडिट करना था, हमने उसको डेबिट कर दिया। तो एक्चुअल क्या होना चाहिए था? केशव को क्रेडिट होना था। कितने अमाउंट से होना था? 1500 से, तो 1500 कर दिया, लेकिन डेबिट में हमने 1500 और कर दिया है रॉन्ग एंट्री में। सो उसको हटाने के लिए आपको क्रेडिट करना पड़ेगा 1500। इन दैट केस केशव को हम 3000 रुपीज़ क्रेडिट करेंगे। सो यहाँ पे भी हमारे पास ये वाली एंट्री डेबिट साइड वाला नहीं मिल रहा है, डेबिट साइड में क्या डालें? सो इसको भी अभी छोड़ दीजिए, हम समझेंगे आगे, आपको अच्छे से क्लैरिटी आएगी। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, एन अमाउंट ऑफ 1050 फॉर अ क्रेडिट सेल टू मिस्टर गोल्डी। मिस्टर गोल्डी को हमने क्रेडिट सेल किया है, करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक। सेल्स बुक में हमने सही तरीके से लिखा, लेकिन मिस्टर गोल्डी के अकाउंट में हमने 150 रुपये डाल दिए, ठीक है। सो सेल किया है हमने, तो गोल्डी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स हमारी एंट्री होनी चाहिए, कितने की होनी चाहिए? 1050 की। बोल रहा है कि एंट्री तो हमने सेम की है, एंट्री तो हमने सेम डाली है, लेकिन हमने क्या किया? सेल्स अकाउंट में 1050 लिखा है, लेकिन गोल्डी के अकाउंट में हमने सिर्फ 105 लिख दिया, एक और जीरो लिखना भूल गए। इन दैट केस बताइए, सेल्स तो पूरा सही है, सेल्स में कोई भी गड़बड़ नहीं है, गोल्डी का अकाउंट भी डेबिट सही जगह हुआ है, लेकिन अमाउंट में गड़बड़ हो गया। 1050 होना चाहिए था, हमने उसको 105 कर दिया है। इन दैट केस उसको करेक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कम अमाउंट लिख दिया, हमको लिखना चाहिए था ज़्यादा अमाउंट। इन दैट केस वापस से और अमाउंट आप डेबिट कीजिए गोल्डी के अकाउंट में। कितना अमाउंट आप करेंगे? 1050 माइनस 105 दैट इज इक्वल टू 900 रुपीज़ डेबिट करेंगे। यहाँ पे भी हमको क्रेडिट वाला अमाउंट नहीं पता है। नॉर्मली ये जब आपको पता नहीं होता है कि डेबिट में क्या डालें, क्रेडिट में क्या डालें, हमको एंट्री मिल गई है, लेकिन एंट्री का एक साइड हमको नहीं मिला है। हमको क्रेडिट मिल गया तो डेबिट नहीं मिला है, डेबिट मिल गया तो क्रेडिट नहीं मिला है। इन दैट केस ये एंट्रीज जो होती हैं, इनके लिए हमको देखना पड़ता है कि एंट्री अराइज कब हो रही है। क्या ये एंट्री अराइज हो रही है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस?
बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस अराइज हो रही है कि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस अराइज हो रही है, हमको ये चेक करना पड़ता है। अगर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस अराइज हो रही है, इन दैट केस एंट्री यही रहेगी, एंट्री में आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। लेकिन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आप कर रहे हैं, इन दैट केस एंट्री में चेंज करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट, अगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हो रहा है तो। सस्पेंस अकाउंट क्यों डाला हमने ट्रायल बैलेंस बना दिया लेकिन अब हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं कर रहा, इन दैट केस आप पूरी एंट्रीज को देखने की जगह आप क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट में अमाउंट डाल देते हैं। सस्पेंस अकाउंट में आपने अमाउंट डाल के उस पर्टिकुलर अकाउंट को टैली कर दिया, ट्रायल बैलेंस को टैली कर दिया, ठीक है। अब टैली तो हो गया, लेकिन अब आपको यहाँ पे गलतियाँ पता चल गई, तो गलतियाँ पता चलने के बाद जो भी अमाउंट आप सस्पेंस अकाउंट में डाले रहते हैं वो अमाउंट को हटाने के लिए हम ये एंट्रीज पास करते हैं, ठीक है। सो इसीलिए बोला गया कि जो भी जगह आपकी छूट रही है उस जगह क्या लिख दीजिए, आप सस्पेंस अकाउंट लिख दीजिए, कब, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। लेकिन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है, इन दैट केस आप अपने लेजर्स में जाके सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं, तो जाओ लेजर में और सब चीज़ें ठीक करो, जहाँ की एंट्रीज छुटी हुई हैं वो वाली एंट्रीज वहाँ डालो। सो अब देखिए इसके हिसाब से डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में हमको 50 रुपये डालना है, तो किस नाम से डालें। नॉर्मली हम अगर बनाएं कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट में हमारे पास समझ लीजिए डिस्काउंट अलाउड का कॉलम है, हमको उसमें 50 रुपये डालने हैं यहाँ पे। लेकिन ये अमाउंट का नाम क्या लिखें, तो ये नाम के लिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए टू, हमारा ये अमाउंट छूट चुका था, ठीक है, टू रेक्टिफिकेशन एंट्री आप लिख सकते हैं यहाँ पे, टू रेक्टिफाइड, ठीक है। सो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी बस, बाकी एंट्रीज आपकी यही रहेंगी सेम जैसा कि मैंने आपको बताया है। नॉर्मली आप बुक में एक पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी, आपकी बुक में आप क्वेश्चंस देखेंगे ना, सो आपको वहाँ पे पॉइंट्स दिखेंगे रिलेटेड टू दिस टॉपिक, वो पॉइंट से आपको समझ आ जाएगा कि आपने क्या क्यों किया है ऐसा। सो नॉर्मली अगर हम देखें हमने क्या किया, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट किया है ना, इन दैट केस हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड का जब अकाउंट बनाएंगे उसमें आप लिखेंगे टू ओमिशन ऑफ एंट्री इन द कैश बुक, ओमिशन हो गया था इसलिए अब हम यहाँ पे उसको एंटर कर रहे हैं, ठीक है। सो इस तरीके से ये पूरी एंट्रीज पास होती है। सो ओवरकास्ट, अंडरकास्ट और सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। ओवरकास्ट मतलब हमने क्या किया, अमाउंट लिखाना था उस पर्टिकुलर अकाउंट में 1000 रुपीज़, लेकिन हमने उसको 10,000 रुपीज़ लिख दिया, लिखना था 1000 लिख दिया 10,000, इन दैट केस हमने उसमें ज़्यादा अमाउंट लिख दिया, ज़्यादा लिख दिया तो क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। अंडरकास्ट मतलब हमको लिखना चाहिए था उसमें 10,000 रुपीज़, हमने लिख दिया 1,000 रुपीज़, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा अमाउंट, ठीक है। सो नॉर्मली ये होते हैं हमारे ओवरकास्ट और अंडरकास्ट। सस्पेंस अकाउंट मैंने आपको बता दिया, अगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आप बना रहे हैं, कोई भी सिंगल एंट्री आ रही है जिसमें आपका डेबिट, एक ही डेबिट रह रहा है लेकिन क्रेडिट नहीं है, या फिर क्रेडिट है लेकिन डेबिट नहीं है, इन दैट केस आप उसकी जगह क्या लिखते हैं, सस्पेंस अकाउंट। कब लिखते हैं, अगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है। अगर समझ लीजिए क्वेश्चन में दिया ही नहीं है बिफोर प्रिपरेशन है कि आफ्टर प्रिपरेशन है, इन दैट केस सस्पेंस अकाउंट जरूर लिख के आइएगा। नॉर्मल एक ही चीज़ डेबिट या क्रेडिट लिख के मत आइएगा, क्या लिख के आएंगे आप, सस्पेंस अकाउंट लिख के आएंगे उस जगह पे, जो भी अगर डेबिट लिखा हुआ है तो क्रेडिट की जगह पे सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, आफ्टर प्रिपरेशन है कि बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, इन दैट केस हम सस्पेंस अकाउंट लिख के आते हैं। अब देखिए क्या क्वेश्चन, देखिए सेल्स बुक वॉज कास्ट शॉर्ट बाय 1000, कास्ट शॉर्ट मतलब कम हो गया, सेल्स बुक में हमने 1000 रुपये कम लिख दिए। अब ठीक कैसे करें, सेल्स बुक का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस, हम सेल्स को इंक्रीज करना होता है तो क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पे भी हम सेल्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे 1000 रुपीज़। अगर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है, इन दैट केस यही एंट्री होगी। अब सेल्स अकाउंट जब बनाएंगे आप उस टाइम क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट में टू साइड में आप लिख देंगे टू अंडरकास्ट, टू अंडरकास्ट ऑफ सेल्स अमाउंट, कितना अंडरकास्ट हो गया था, 1000 रुपीज़। तो इस तरीके से आप उसको शो करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम देखें, इसके बाद हमारे पास आता है, सॉरी टू सेल्स हमने लिखा तो ये इस साइड नहीं आएगा, ये किस साइड आएगा, बाय साइड आएगा, क्योंकि सेल्स डेबिट क्रेडिट में हमको इस वाली एंट्री को पास करते हैं। नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स है तो सेल्स अकाउंट में क्या एंट्री पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट किया हमने टू सेल्स अकाउंट, इन दैट केस कैश अकाउंट में हम क्या एंट्री पास करते हैं, तो हम बनाते हैं सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में हम लिखते हैं बाय कैश,
कितना अमाउंट लिखते हैं 1000 रुपीज़, है ना। हम 2 साइड वाली तो लिखते नहीं, हम किस साइड लिखते हैं, बाय कैश वाली, मतलब डेबिट साइड वाली एंट्री को लिखते हैं। इन दैट केस अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो भी आप किस साइड लिखेंगे, बाय साइड लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, अंडरकास्ट, बाय अंडरकास्ट ऑफ सेल्स अमाउंट। सेल्स अमाउंट को हमने अंडरकास्ट कर दिया, इतना, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है, देखिए, परचेस रिटर्न बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 500। हमने परचेस रिटर्न बुक में 500 रुपये ज़्यादा लिख दिए। अब 500 रुपये ज़्यादा लिख दिए तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, परचेस रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है, परचेस रिटर्न का होता है क्रेडिट बैलेंस। इन दैट केस कम करना है तो परचेस रिटर्न को कर दो डेबिट। सो परचेस रिटर्न को हम कर देंगे डेबिट, कितने अमाउंट से, 500 रुपीज़ से। अब इसको डेबिट किया है तो आप जब भी परचेस रिटर्न अकाउंट बनाएंगे, इन दैट केस वहाँ पे आप इधर साइड लिखेंगे, 2 साइड वाले में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अमाउंट ओवरकास्ट ऑफ परचेस रिटर्न। कितना ओवरकास्ट कर लिया था हमने, 500 से। सो इस तरीके से एंट्रीज पास होती है फॉर अंडरकास्ट और ओवरकास्ट। ये कब की एंट्री है, ये जब आप बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस कर रहे हैं। अगर आफ्टर प्रिपरेशन होता तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सस्पेंस अकाउंट लिख देते, है ना, टू सस्पेंस अकाउंट डायरेक्टली आ जाता है। यहाँ पे आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। आई होप क्लियर हुआ हो। दोनों की एंट्रीज पास कर लीजिएगा। बिफोर प्रिपरेशन क्या होगा, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या एंट्रीज होंगी। सो हमने देखा कि जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है वो 3 टाइप से हो सकता है। एक होता है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, दूसरा हमारे पास होता है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, एंड नेक्स्ट होता है आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। हमने ये दोनों तो देख लिए, बिफोर ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर ट्रायल बैलेंस क्या ट्रीटमेंट होता है। लेकिन हमने बनाया पहले जर्नल, उसके बाद हमने लेजर बना लिया, लेकिन अभी तक ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया है, तो ये वाला केस हो जाएगा। अब हमने ट्रायल बैलेंस भी बना लिया तो ये वाले केस में आ जाएंगे। लेकिन अब क्या हुआ, अब हमने फाइनल अकाउंट्स भी बना लिए, उसके बाद हमको पता चल रही है गलतियाँ, तो ये आ जाएगा इस केस में, दैट इज आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। हमको यहाँ पे पता है अगर बिफोर प्रिपरेशन है, इन दैट केस जिस भी पर्टिकुलर एंट्री है, सिंगल एंट्री है, तो ही प्रॉब्लम आती है। अगर दोनों साइड है, मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों अवेलेबल है, तो ये दोनों जगह सेम एंट्री होगी, दोनों जगह कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब डेबिट और क्रेडिट दोनों अवेलेबल है। जब कोई एक अवेलेबल नहीं है, मतलब डेबिट अवेलेबल है, क्रेडिट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस यहाँ पे हम सिर्फ डेबिट साइड वाला को लिखेंगे, क्रेडिट वाला को नहीं लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट ऐड कर देंगे। अब बताइए, आफ्टर फाइनल अकाउंट हो रहा है तो क्या करेंगे। आफ्टर फाइनल अकाउंट में भी अगर आपका डेबिट या क्रेडिट दोनों में से कोई एक नहीं है, इन दैट केस उसको सस्पेंस अकाउंट से डिनोट कर दीजिए। मतलब सिंगल साइड है, डेबिट या क्रेडिट में से कोई एक चीज ही दिया तो सस्पेंस अकाउंट से डिनोट कर दीजिए। लेकिन इसमें एक और चीज होती है कि अगर कोई भी अमाउंट नॉमिनल अकाउंट का है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में डाल दीजिए। क्यों ऐसा किया जाता है समझिएगा। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं नॉर्मली नॉमिनल अकाउंट को, या फिर नॉमिनल अकाउंट का नाम लिखते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको वो नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है समझिएगा। सो ट्रांसफर ऑफ ऑल अमाउंट्स कंसर्निंग नॉमिनल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी अकाउंट हमारा डेबिट होना था, तो ये सैलरी अकाउंट को आप फाइनल अकाउंट के बाद नहीं लिख सकते। क्यों, अगर आप ऐसा लिखते हैं तो फिर P&L जो आपने बना के रखा है पहले से ही, उस P&L को आपको पूरी तरीके से चेंज करना पड़ेगा। सो ये हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर हो गई है, सबके पास पहुंच गई है। सो ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको सैलरी ना लिख के हम लिख देंगे इसकी जगह P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। हम उसकी जगह जो भी नॉमिनल अकाउंट होगा, मतलब जो भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स के अकाउंट होंगे, उन सब की जगह आपको P&L एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना है। कैसे होगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा, आपको क्लैरिटी आएगी। देखिए, परचेस प्लांट फॉर 10,000 रॉन्गली पास थ्रू परचेस अकाउंट। ये सेम एंट्री हमने ऊपर देखी है, तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे, हम करेक्ट करने के लिए लिखेंगे प्लांट अकाउंट डेबिटेड। हमने ये एंट्री ऊपर डिस्कस कर ली है, वही सेम एंट्री मैंने लिया है टू परचेस अकाउंट। ये नॉर्मल एंट्री होनी चाहिए थी। कब होनी चाहिए थी, अगर बिफोर प्रिपरेशन या आफ्टर प्रिपरेशन और ट्रायल बैलेंस बनाते तो ये एंट्री होती। लेकिन हम बना रहे हैं आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। इन दैट केस जो भी नॉमिनल अकाउंट है, यहाँ पे कौन सा नॉमिनल अकाउंट है, परचेस का, तो इसको चेंज कर देंगे। हम क्या करेंगे, ये सेम एंट्री प्लांट अकाउंट डेबिटेड, परचेस की जगह आपको लिख देना है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट।
ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं सेल्स डे बुक वाज कास्ट शॉर्ट बाय 1000। सो ये एंट्री भी हमने देख ली है। सो नॉर्मली यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट ऐड किया जाता है। जैसे कि अब बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हम क्या करते थे, सस्पेंस अकाउंट नहीं डालते थे, लेकिन ये तो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस ही हो रहा है। आफ्टर फाइनल अकाउंट्स मतलब ट्रायल बैलेंस तो बन ही चुके हैं। इन दैट केस यहाँ पे आपको सस्पेंस अकाउंट डालना है। सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड, सेल्स को हमने कम लिख दिया तो सेल्स को बढ़ाने के लिए हम उसको क्रेडिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट 1000 रुपीज। अब बताइए क्या यहाँ पे कोई भी नॉमिनल अकाउंट है? आंसर इज यस, सेल्स नॉमिनल अकाउंट है। तो सेल्स को हटा के क्या लिख दो, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट लिख दो, क्योंकि हम बना रहे हैं आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। लास्ट एंट्री बोल रहा है सैलरी हमने पे किया है 3000 रुपये, लेकिन उसको हमने वेजेस अकाउंट के थ्रू पास कर दिया है। सो एंट्री होनी क्या चाहिए थी, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी टू कैश। कितना अमाउंट, 3000 रुपीज। हमने पास क्या कर दिया है, हमने पास कर दिया है वेजेस टू कैश। अमाउंट कितना लिखा है, 3000 रुपीज। सो करेक्ट एंट्री क्या होगी, कैश तो हमने सही जगह लिखा है, हमको क्या करना पड़ेगा, सैलरी को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि सैलरी करेक्ट एंट्री में डेबिट है, और वेजेस को हमको करना पड़ेगा क्रेडिट। सो टू वेजेस करके हम लिखेंगे 3000 रुपीज। अब बताइए, ये तो आफ्टर फाइनल अकाउंट्स बन रहा है, इन दैट केस हम ये चीज नहीं लिख सकते। हमको इन दोनों की जगह क्या लिखना होगा, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। दोनों जगह P&L एडजस्टमेंट लिखेंगे, क्योंकि दोनों ही हमारे नॉमिनल अकाउंट्स हैं। आई होप क्लैरिटी आई हो आपको हमारे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में। सो इसके साथ हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पूरी तरीके से कंप्लीट किया। हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा 4 टाइप के एरर्स होते हैं बेसिक कंसेप्ट वाले, एरर इन बुक्स, मिसमैच एरर्स, या फिर अंडरकास्ट, ओवरकास्ट, या फिर सस्पेंस अकाउंट वाले। ठीक है, सो हमने ये 3 सबसे पहले डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने अंडरकास्ट, ओवरकास्ट डिस्कस किया। उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या एंट्री होगी, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स क्या एंट्री होगी। ठीक है, सो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई हो। नेक्स्ट टॉपिक हम आते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास ओपनिंग एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड क्लोजिंग एंट्रीज। ठीक है, सो ये 4 टाइप की एंट्रीज का हम देखने वाले हैं कि ये एंट्रीज कैसे पास की जाती हैं। जब भी हम अकाउंट स्टार्ट करते हैं पुराने ईयर से, पुराने फाइनेंशियल ईयर से जब नए फाइनेंशियल ईयर में आप आते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या पास करना पड़ता है, ओपनिंग एंट्री, मतलब सारे अकाउंट्स को वापस से हम ओपन करते हैं। ठीक है, सो टू ओपन द ओपनिंग एंट्री इज एन आइटम विच इज पास इन द जर्नल प्रॉपर। नॉर्मली एंट्री कहाँ पास होती है, जर्नल प्रॉपर या फिर जनरल लेजर के अंदर पास की जाती है ये एंट्री। एंट्री क्या होती है, सारे एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, तो सारे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ऑल लाइबिलिटीज अकाउंट टू ओनर्स कैपिटल अकाउंट। सो एसेट्स सारे डेबिट होते हैं, लाइबिलिटीज और कैपिटल हमारा क्रेडिट होता है। तो इस तरीके से आप ये एंट्री पास करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास थी मशीनरी, आपके पास था प्लांट, ये 2 एसेट थे हमारे, तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे ओपनिंग के लिए, टू सारी लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में हम ले लेते हैं हमारे पास क्रेडिटर्स है, टू लोन है, और साथ साथ ओनर का कैपिटल भी हम यहाँ पे एंट्री करते हैं। तो इस तरीके से ये एंट्री होती है ओपनिंग एंट्री, मतलब सारे अकाउंट को हम वापस से खोल रहे हैं इस पर्टिकुलर ईयर में। याद हो तो जब हम लेजर अकाउंट्स बनाते थे, तो लेजर में हम एट लास्ट क्या लिखते थे, टू बैलेंस कैरीड डाउन, टू बैलेंस कैरीड डाउन लिखते थे। अब नेक्स्ट ईयर में क्या लिखते हैं उसी को, टू बैलेंस बॉट डाउन। ठीक है, तो ये टू बैलेंस बॉट डाउन की एंट्रीज है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। अगर उसको जर्नल एंट्री के थ्रू पास करना होगा तो आप इस तरीके से पास करेंगे। सो अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा क्लोजिंग एंट्री। आप कोई भी अकाउंट को खत्म करना है, एंड करना है, इन दैट केस क्लोजिंग एंट्री हमको पास करनी होती है। ठीक है, सो एसेट्स की क्लोजिंग एंट्री क्या होती है, एसेट्स की क्लोजिंग एंट्री नॉर्मल होती है, इसी का जस्ट अपोजिट कर दीजिए तो एसेट की क्लोजिंग एंट्री हो जाएगी। लेकिन हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स की क्लोजिंग एंट्री अलग होती है। सो सबसे पहले तो मीन्स नॉमिनल अकाउंट की क्लोजिंग एंट्री अलग होती है। अगर आपको परचेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रांसफर करना है तो नॉर्मली उनकी क्लोजिंग एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर परचेस अकाउंट है तो उसको हम क्लोज कैसे करते हैं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट लिख सकते हैं आप, या फिर आप उसको क्या लिख सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, दैट इज जहाँ पे हमको क्लोजिंग एंट्रीज पास करनी है। सो हमारा यहाँ पे हमको किसको ट्रांसफर करना है, हमको परचेज अकाउंट को ट्रांसफर करना है। सो किस तरीके से ये ट्रांसफर एंट्री पास होगी समझिएगा। हमारे पास है, हमको कहाँ ट्रांसफर करना है, हमको ट्रांसफर करना है टू ट्रेडिंग अकाउंट। सो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू
परचेसेस। देखिए परचेसेस का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट, लेकिन हम परचेसेस को अभी कम कर रहे हैं क्योंकि परचेस का अमाउंट का हम किस में डाल रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में डाल रहे हैं, इसलिए हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। साथ साथ अगर कोई ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाता है। ये फुल क्लैरिटी आ जाएगी आप जब ट्रेडिंग एंड P&L पढ़ेंगे ना, तब आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें कनेक्टिंग लगेंगी। टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जो भी फैक्ट्री एक्सपेंसेस हुए हैं वो सारे भी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। मतलब परचेसेस और सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम किस में ट्रांसफर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। और इसके साथ साथ अगर फ्राइट और कैरेज इनवर्ड हुआ है, आउटवर्ड वाला नहीं, कैरेज जो इनवर्ड वाला है वो आप इसमें ट्रांसफर करते हैं, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फॉर ट्रांसफरिंग सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपको सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक को ट्रांसफर करना है तो क्या एंट्री होगी, अब जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाएगी क्योंकि सेल्स जो है परचेस से अलग। सेल्स का क्या बैलेंस होता है, सेल्स का होता है क्रेडिट बैलेंस, तो उसको डेबिट कर दीजिए क्योंकि हम उसको पूरी तरीके से खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस होता है क्रेडिट, उसको भी हटाना है तो आप डेबिट करेंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में ये दोनों ट्रांसफर होते हैं। अब इसके बाद बचे हुए एक्सपेंसेस, इनकम्स, गेन्स, ये सारी चीज़ें हमारी P&L अकाउंट में ट्रांसफर होती हैं। ठीक है, P&L अकाउंट में हम इस चीज़ों को ट्रांसफर करते हैं। अब समझिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट भी हम बना के देख लेते हैं, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ट्रेडिंग अकाउंट में सारे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, सारी इनकम्स हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, एक्सपेंस में क्या हो गया, परचेस हो गया, टू परचेस, टू हमारा मटेरियल लग गया, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी आपके हुए, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस या फिर फ्राइट एंड कैरेज इनवर्ड, वो सारी चीज़ें यहाँ लिखते हैं। बाय सेल्स एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ लिखते हैं। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद ऑफकोर्स ही बात है, या तो प्रॉफिट होगा ट्रेडिंग अकाउंट में या तो लॉस होगा, है ना। अगर प्रॉफिट हुआ तो वो इस साइड आ जाता है और इसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो जाता है P&L अकाउंट में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर लॉस होगा तो हम बोलते हैं बाय ग्रॉस लॉस। ठीक है, कैसी एंट्री होगी, अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो एंट्री क्या बन रही है, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू ग्रॉस प्रॉफिट, डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आपको लॉस हो रहा है, इन दैट केस ग्रॉस लॉस अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से ये एंट्रीज पास होती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये तो हमने ट्रांसफर कर दिया, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस जो भी आता है वो कहाँ जाता है, वो जाता है हमारे P&L अकाउंट में। अब आती है बात एक्सपेंसेस की, इनकम्स की। तो अब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, बाकी सारे बचे हुए एक्सपेंसेस और इनकम्स हम कहाँ डालते हैं, P&L अकाउंट में। ठीक है, एंट्री क्या होगी, अगर आपको एक्सपेंस हो रहा है, इन दैट केस हम एंट्री करते हैं P&L अकाउंट डेबिटेड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस। एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है, एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है ना, लेकिन एज हम उसको हटा रहे हैं, एक्सपेंसेस को हटा के P&L में डाल रहे हैं, इसलिए एक्सपेंसेस को हमने क्रेडिट किया है। सिमिलर वे में इनकम का बैलेंस होता है क्रेडिट, लेकिन हम उसको करेंगे डेबिट क्योंकि हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं टू P&L अकाउंट। नेक्स्ट, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हो रहा है तो अब P&L अकाउंट भी हम बना लेते हैं। P&L अकाउंट कैसा दिखता है, इस तरीके से अगर दिखता है, अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट में तो उसको आप यहाँ शो करते हैं, अगर आपको ग्रॉस लॉस हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट में तो उसको आप इस साइड शो करते हैं। ठीक है, इधर साइड हम बाय लिखते हैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, इधर टू ग्रॉस लॉस। ठीक है, अब आते हैं, अगर कोई भी एक्सपेंसेस होते हैं तो उसको हम यहाँ शो करते हैं P&L अकाउंट में, और अगर कोई भी इनकम्स होती है तो उसको हम यहाँ शो करते हैं। एट लास्ट, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो इस साइड शो होगा, अगर आपको लॉस हो रहा है तो इस साइड शो होगा। ठीक है, एंट्री क्या होगी समझिएगा, हमारे पास एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिटेड, हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट में क्या एंट्री होगी, P&L अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। हमारे पास जो भी प्रॉफिट हो रहा है हम उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में। अगर कोई लॉस हो रहा है तो जस्ट अपोजिट एंट्री, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू P&L अकाउंट। आई होप क्लियर हुआ हो कि किस तरीके से एंट्रीज पास होंगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफर एंट्री मतलब एक ही अकाउंट को अफेक्ट करने वाला बैलेंस, समझिएगा। वेयर इट इज नेसेसरी फॉर एन अमाउंट और बैलेंस ऑफ वन अकाउंट टू बी ट्रांसफर टू सम अदर अकाउंट। अगर एक अकाउंट के बैलेंस को किसी और अकाउंट में ट्रांसफर करना जरूरी हो जाता है, जैसे कि एक्सपेंसेस का बैलेंस ट्रांसफर करना पड़ता है हमको P&L अकाउंट में, तो वो उसका जब ट्रांसफर करते हैं तो वो ट्रांसफरिंग एंट्री कहलाती है। ठीक है, नॉर्मली ये जो ट्रांसफर एंट्रीज होती है वो जर्नल प्रॉपर में
आपकी डाली जाती है। आपको एग्जाम्पल भी दिया गया, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल से हमने विड्रॉ किया अमाउंट, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, उसको डिक्रीज करना है तो आपको डेबिट करना पड़ेगा, उससे पैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, क्योंकि हम जब भी पैसे निकालते हैं तो उसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो ये नॉर्मली ट्रांसफर एंट्री का एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास एडजस्टमेंट एंट्रीज। नाउ ये एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होती हैं, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री हमने क्लोजिंग एडजस्टमेंट एंट्री मतलब बैलेंस शीट हमको बनानी है, ठीक है, हमने P&L में सब कुछ ट्रांसफर कर दिया, ट्रेडिंग में सब कुछ ट्रांसफर कर दिया। ये सारी एंट्रीज का आपको मेन चीज पता चलेगा जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट एक्चुअल में बनाएंगे। ये तो सिर्फ आपको कंसेप्ट पता रहे इसलिए हम इसको एंट्रीज के थ्रू आपको समझा रहे हैं, फिर जब उसका एक्चुअल चैप्टर आएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझिएगा, बैलेंस शीट किसके थ्रू बनता है, ट्रायल बैलेंस के थ्रू बनता है। ट्रायल बैलेंस से ही हम बनाते हैं हमारा P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। सो ट्रायल बैलेंस के थ्रू हम बनाते हैं। बैलेंस शीट में लिखा क्या जाता है, एसेट्स और लाइबिलिटीज को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि हम बैलेंस शीट में शो कर देते हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है हमसे जो कि बैलेंस शीट में हम शो नहीं कर पाते हैं, एज एडजस्टमेंट हमको शो करना पड़ता है। तो नॉर्मली ध्यान दीजिएगा, जो भी चीज़ ट्रायल बैलेंस में शो नहीं हुई है वो एडजस्टमेंट के फॉर्म पे आएगी, और ये एडजस्टमेंट दो जगह आपको करनी पड़ती है। दो जगह मतलब बैलेंस शीट में एक बार करना पड़ सकता है, P&L में एक बार, तो ये दो जगह हो गया, या फिर ट्रेडिंग में एक बार करो और बैलेंस शीट में एक बार, ऐसे करके दो जगह आपको एंट्रीज करनी पड़ती है। जब भी ट्रायल बैलेंस में कोई एंट्री नहीं लिखी है उसको आपने एज ए एडजस्टमेंट दिया है, ठीक है। सो क्लोजिंग स्टॉक अगर आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, मैंने आपको बताया एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू मतलब आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है, इन दैट केस आप एंट्री क्या पास करेंगे, क्लोजिंग अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। हमको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जाते हैं, हमने अभी एंट्री देखी है। उसके साथ साथ आप इसको क्या करेंगे, आप उसको क्रेडिट साइड बैलेंस शीट में भी शो करेंगे, एसेट साइड में। क्रेडिट साइड किसके शो करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के, और बैलेंस शीट के एसेट साइड। तो दो जगह शो हो रहा है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में, दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड, ठीक है। सो ये दो ट्रीटमेंट होगा आपका क्लोजिंग स्टॉक का। सिमिलरली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर हम देखें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि इस साल के थे लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किया है। सो एग्जांपल दिया हुआ है आपको, वेजेस है 4000 रुपये विच हैव बिकम ड्यू ऑन 31 मार्च। 31 मार्च को वो ड्यू है लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किया है, उसको हम आउटस्टैंडिंग वेजेस बोलते हैं। इसकी एडजस्टमेंट एंट्री बताओ। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस की एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी समझिएगा, हम लिखेंगे वेजेस अकाउंट डेबिटेड। बताइए एक्सपेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है जो कि हमको आगे जाके पे करना पड़ेगा, इसलिए हमारा जो एक्सपेंस का अकाउंट था हमने उसको डेबिट किया क्योंकि वो बढ़ रहा था। और उसके बाद हम लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। अब हमने एक आउटस्टैंडिंग वेजेस डाला है, इसको हमको दो जगह डालना पड़ेगा। पहला तो ये बैलेंस शीट में जाएगा आपके लाइबिलिटी साइड, दूसरा ये जाएगा आपके P&L अकाउंट में। सो दो जगह इसको शो किया जाता है। अगर ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया, ये आउटसाइड ट्रायल बैलेंस दिया है, तो इसको हम दो जगह शो करते हैं। हम एडजस्टमेंट एंट्री पढ़ रहे हैं, मतलब आपको जो भी चीज़ दी हुई है वो आउटसाइड ट्रायल बैलेंस ही दी हुई है। नेक्स्ट आता है प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, मतलब हमने जो अगले साल का एक्सपेंस था वो इसी साल पे कर दिया। क्या बोल रहा है देखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 6000 फॉर 1 ईयर इज पेड ऑन 1 Jan, ठीक है। नॉर्मली हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, लेकिन हमने क्या किया इसके बीच में, मतलब 1 Jan में हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। कब तक के लिए, 31 दिसंबर के लिए। सो फॉर एग्जांपल ये 2019-20 वाला ईयर है, इन दैट केस 2019-20 में जनवरी से लेके मार्च तक का तो हमने इसी पर्टिकुलर ईयर के लिए पे किया है, लेकिन अप्रैल से लेके दिसंबर तक का हमने नेक्स्ट ईयर के लिए पेमेंट कर दिया है ना। मैं इसको अगर डिवाइड करूं, सो ये हमारा ईयर है 2019-20, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आता है जनवरी। इस जनवरी में हमने क्या किया है, प्रीमियम पे किया है पूरे एक साल का, मतलब दिसंबर तक के लिए। सो यहाँ से लेके हमने पूरा दिसंबर तक पे कर दिया। सो ये वाला जो अमाउंट है वो तो 2019-20 से रिलेवेंट है, लेकिन ये जो बचा हुआ अमाउंट है हमारा, ये जो हमारे पास बचा हुआ अमाउंट है ये किससे रिलेवेंट है, ये अगले साल से रिलेटेड है। सो हमने यहाँ क्या किया है, अगले साल का पहले ही पेमेंट कर दिया। सो ये अमाउंट को हमको हटाना पड़ेगा, है ना। सो 6000 रुपीज़ हमने पे किया है, तो जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीने का अमाउंट तो इसी पर्टिकुलर ईयर का है, लेकिन बचे हुए 9 महीने का अमाउंट
नेक्स्ट ईयर के लिए है। सो उसको अलग कैसे करेंगे, 6,000 हमने 12 महीने के लिए पे किया, हमको 9 महीने का अमाउंट चाहिए। सो 4,500 रुपीज़ आपका क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस, जो कि आपने पहले से ही पे कर दिया। अब इसके लिए आपको एंट्री पास करनी है। एंट्री क्या होगी, प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है, हमारे लिए तो अच्छी बात है, अब हमको आगे जाके पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। इन दैट केस एंट्री क्या होती है, प्रीपेड इंश्योरेंस है हमारे लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड, हमारा एक्सपेंस हमारे लिए पहले से ही पे हो गया, टू इंश्योरेंस अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से एंट्री होती है। अब आते हैं नेक्स्ट बोल रहा है एक्रूड इनकम। एक्रूड मतलब हमने अर्न कर लिया लेकिन अभी तक हमको रिसीव नहीं हुई है। क्या बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ बिजनेस हैज परचेस्ड 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, किसी बिजनेस ने परचेस किए कितने के, 1 लाख के, जिसपे इंटरेस्ट आपको मिलता है 30 जून एंड 31 दिसंबर को। देन फॉर द अकाउंटिंग ईयर 31 March, interest for 3 months, that is January, February, March, amounting to 2,000 will be टेकन एज एक्रूड इंटरेस्ट। इसको मैं आपको समझाती हूँ, आपको क्लैरिटी आएगी, इसके थ्रू हम नहीं पढ़ते। ठीक है, सो हम ले रहे हैं यहाँ पे जनवरी, मैं इसको चार्ट के थ्रू समझाती हूँ आपको। हमारा ये 2 ईयर है, ठीक है, 2019 और 2019-20 ये हमारा है। बीच में आने वाला है, क्या आने वाला है बीच में, एक तो आने वाला है 30 जून, ठीक है, और एक बीच में आने वाला है हमारा 30 दिसंबर, है ना, 2 चीजें आने वाली है बीच में। सो ये ईयर स्टार्ट कब होता है, ये ईयर स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 अप्रैल, चलता कब तक है, 31 मार्च तक। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है ना। सो अब बताइए हमको ये जो 30 जून को हमको जो अमाउंट मिलने वाला है वो कब से के लिए मिलने वाला है, ये हमको मिलने वाला है फ्रॉम 1 जैन से लेके 31 जून तक का अमाउंट मिलने वाला है ना। सो ये वाला अमाउंट तो जो 30 दिसंबर को मिल रहा है वो तो इस पीरियड के लिए, जो कि एक ही ईयर में आ रहा है, दूसरे ईयर में नहीं आ रहा है, तो इसकी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है ये 30 जून वाले की, जो कि 6 महीने के लिए मिल रहा है, जिसमें से 3 महीने हमारे पहले आ रहे हैं और 3 महीने बाद में आ रहे हैं, तो इसका हमको डिविजन करना पड़ेगा। सो हमको मिल रहा है 1 लाख रुपए का हमने खरीदा है गवर्नमेंट बॉन्ड, जिसपे 8% इंटरेस्ट मिलता है, 6 महीने के लिए हमको कैलकुलेट करना है, दैट इज इक्वल टू 4,000 रुपये हमको मिलते हैं। ये 30 जून को आपको कितने रुपए मिलेंगे, 4,000 रुपये, जिसमें से 3 महीने का इस साल का है, 3 महीने का दूसरे महीने का है ना, दूसरे साल का है। इन दैट केस कैसे डिविजन होगा, 4,000 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, डिवाइड कीजिए 6 से, तो आपको मिल जाएगा 2,000 रुपीज़, जो कि 2,000 रुपीज़ हमारी एक्रूड इनकम है, हमने अर्न कर लिया है लेकिन हमको रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, सो इनका ट्रीटमेंट क्या होगा, इस पीरियड के लिए हमने ये अर्न कर लिया था लेकिन हमको कब रिसीव हुआ, अगले साल रिसीव हुआ, है ना। इन दैट केस इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसके लिए बोला गया एक्रूड इनकम को आपके लिए क्या है, एक्रूड इनकम आपके लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है, हमारे लिए तो अच्छी बात है, हमको आगे जाके इनकम मिलेगी, है ना। सो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट को आप करेंगे डेबिट, कितना, 2,000 रुपीज़ टू, ये आएगा हमारा इंटरेस्ट अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, अक्रूड इंटरेस्ट को लेके कहाँ जाएंगे हम, अक्रूड इंटरेस्ट 2 जगह जाएगा क्योंकि एडजस्टमेंट है। कहाँ जाएगा अक्रूड इंटरेस्ट, सबसे पहले तो P&L अकाउंट में जाएगा, P&L अकाउंट में जाएगा, और उसके साथ साथ हमारा एसेट में भी जाएगा। ठीक है, तो 2 जगह इसका हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं, एक है P&L अकाउंट, दूसरा हम एसेट साइड इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये 2 जगह हमारा इसका ट्रीटमेंट होने वाला है। किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे आप समझिएगा, P&L अकाउंट में आप इसको क्रेडिट साइड शो करेंगे, और बैलेंस शीट में, हाँ बैलेंस शीट में आप इसको कहाँ शो करेंगे, एसेट साइड में शो करेंगे। सिमिलरली अगर ऊपर वाला देखें, प्रीपेड इंश्योरेंस हमने पहले से ही पे करके रखा था, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। इन दैट केस इसको आप सबसे पहले P&L अकाउंट में डालेंगे, ठीक है, और उसके साथ साथ आप इसको डालेंगे हमारे बैलेंस शीट में भी। बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, एसेट साइड जाएगा। P&L अकाउंट में आपका जो भी इंश्योरेंस का अमाउंट होगा एक्चुअल, उसमें से इसको डिडक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। हमको ऐसी इनकम मिल गई जो कि अभी तक हमने अर्न ही नहीं की है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, रेंट ऑफ बिल्डिंग लेट आउट हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 1 ईयर ऑन 1 जैन को हमको 1 ईयर का पूरा रेंट मिल गया 60,000 रुपये। ठीक है, सो मैं अगर इसको डिवाइड करूं, जनवरी से लेके पूरा दिसंबर तक का हमको मिल गए 60,000 रुपये, लेकिन यहाँ पे 2 ईयर है ना, मार्च तक आपका दूसरा ईयर है और यहाँ से आगे का दूसरा ईयर है। ठीक है,
सो 31 मार्च को हमारा एंड होता है, हमको यहाँ पे मिल गया। सो इस पर्टिकुलर ईयर का कितना है, इतना बस है। और उसके आगे का जो भी अमाउंट है, उसके आगे का जो भी अमाउंट है हमारे पास, ये वाला, ये पूरा अगले ईयर का है जो हमको पहले से रिसीव हो गया। ये इनकम अभी तक हमने अर्न नहीं की थी, लेकिन हमको रिसीव हो गई इस पर्टिकुलर ईयर के, इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए। सो इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, सो समझिएगा। हमारे पास है 60,000 रुपीज़, है ना। ये कितने मंथ है, ये 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स का अमाउंट हमको अलग करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 45,000। ठीक है, ये 45,000 हमारा है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जो इनकम हमको पहले से रिसीव हो गई है वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमको जब मिलनी चाहिए थी तभी मिलती तो ये अच्छा होता, है ना। सो हम क्या लिखेंगे, रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड टू रेंट इन एडवांस। रेंट हमको मिल गया एडवांस में। कितना अमाउंट एडवांस में मिल गया, 45,000 रुपीज़ आपको एडवांस में मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स एसेट। हमको पता है डेप्रीसिएशन किस तरीके से चार्ज करते हैं। सबसे पहले इसका एडजस्टमेंट देख लीजिए, 2 जगह होगा। रेंट जो कि आपको एडवांस में मिल गया, दैट इज इसका हम 2 जगह ट्रीटमेंट करेंगे, P&L अकाउंट में, और एक जाएगा आपका रेंट आपको एडवांस में मिल गया तो ये आपके लाइबिलिटी साइड में शो होगा। ठीक है, और साथ साथ ये जो आपका अमाउंट है P&L में क्रेडिट साइड में शो होगा। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ हो। सो अब आते हैं हम नेक्स्ट, दैट इज डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट पे डेप्रीसिएशन कैसे चार्ज करते हैं हमको पता है, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स एसेट। 2 ट्रीटमेंट होगा इसका। इस डेप्रीसिएशन को आप उस पर्टिकुलर एसेट से माइनस करेंगे बैलेंस शीट में, और साथ साथ P&L अकाउंट में भी डेप्रीसिएशन को शो किया जाता है। सिमिलर वे में बैड डेट्स पे अगर आए तो बैड डेट्स हमारे को हुए हैं तो क्या एंट्री होगी, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू पर्टिकुलर डेटर। किसी डेटर ने हमको धोखा दे दिया तो हम क्या एंट्री करेंगे, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर। डेटर का नॉर्मली बैलेंस डेबिट होता है, पर हमारे डेटर कम हो रहे हैं क्योंकि हम उसको बैड डेट में डाल रहे हैं, इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया है। तो नॉर्मली ये बैड डेट का क्या होगा, इस बैड डेट को हम P&L में शो करते हैं और साथ साथ हमारे डेटर से माइनस करते हैं किसमें, एसेट में। एसेट साइड में बैलेंस शीट के हम डेटर जो शो करते हैं उसमें से, डेटर में से बैड डेट को आप माइनस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो ये क्या है, हमने क्या किया, हमारे जो बैड डेट्स थे उनके लिए हमने प्रोविजन बनाया है। इन दैट केस क्या एंट्री होगी, यहाँ पे एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। ठीक है, सो प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाया है तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट। अब ये प्रोविजन को कहाँ कहाँ शो किया जाएगा, पहला तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाएगा, ये हमको पता चल गया। उसके साथ साथ एसेट में से, एसेट मतलब डेटर वाला एसेट, डेटर में से जब आप बैड डेट माइनस कर देंगे उसके बाद ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी माइनस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या है, हम जो है कई बार डेटर्स को डिस्काउंट भी देते हैं ताकि वो प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दें, है ना, जल्दी पेमेंट कर दें, इसलिए हम उनको डिस्काउंट देते हैं। इस डिस्काउंट का क्या किया जाएगा, तो सेम ट्रीटमेंट होगा, P&L अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, सो टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स करके हम एंट्री करेंगे। अब इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, सबसे पहले तो आप ले जाएंगे इसको P&L अकाउंट में, और साथ साथ एसेट में से, एसेट में जो डेटर वाला एसेट है उसमें बेड डेट को माइनस करने के बाद, प्रोविजन फॉर बेड डेट को माइनस करने के बाद आप प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर को माइनस करेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। अब हमको लग रहा है जैसे कि हम अपने डेटर्स को डिस्काउंट देने वाले हैं प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, उसी तरीके से क्रेडिटर्स भी हमको कुछ ना कुछ डिस्काउंट देंगे अगर हम जल्दी पेमेंट करते हैं तो उसके लिए भी हम प्रोविजन बनाते हैं। सो उसका एंट्री क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे जस्ट अपोजिट एंट्री, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू P&L अकाउंट, हमको ये मिलने वाला है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या एंट्री होगी, यहाँ पे हम लेंगे, ये भी 2 जगह जाएगा, एक तो P&L अकाउंट में, दूसरा ये जाएगा लाइबिलिटी साइड में। आप क्या करेंगे, क्रेडिटर्स जो आपने शो करके रखा है लाइबिलिटी साइड में, वहाँ पे आप प्रोविजन भी शो कर देंगे। ठीक है, साथ में आप प्रोविजन भी शो कर देंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि किस तरीके से ये होगा। प्रोविजन को क्या करेंगे, किस तरीके से शो करेंगे, माइनस करके, क्रेडिटर से माइनस करके, जैसे हम डेटर से माइनस करके शो करते थे उसी तरीके से यहाँ पे भी आप माइनस करके शो करेंगे। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे हमने इंटरेस्ट दिया है तो क्या एंट्री होगी, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट, सॉरी जस्ट अपोजिट एंट्री होगी, थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिएगा। हम एंट्री करेंगे यहाँ पे
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि ये तो हमारे लिए एक्सपेंस हो रहा है, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हमारे लिए एक्सपेंस हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि हमको देना पड़ रहा है बिजनेस से। सो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसका दो ट्रीटमेंट होगा। सबसे पहले तो ये जो है आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में, क्योंकि हमको पेमेंट करनी है। नेक्स्ट इसके साथ साथ इसका ट्रीटमेंट होगा बैलेंस शीट में आप शो करेंगे इसको। किस में शो करेंगे, बैलेंस शीट में हम शो करेंगे। कैसे शो करेंगे, कैपिटल जो आप शो करते हैं अपने बिजनेस में, जिसने कैपिटल लगाया उसमें इंटरेस्ट भी आप ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जस्ट अपोजिट एंट्री होगी, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दो जगह शो होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होगी, कहाँ पे, क्रेडिट साइड में। ये कहाँ शो होता है, डेबिट साइड में, क्योंकि हमको पेमेंट करनी है, ये हमको मिलने वाला है। ठीक है, सो P&L अकाउंट में शो होगा और साथ साथ बैलेंस शीट में भी हम शो करेंगे। बैलेंस शीट में किस तरीके से शो होगा, कैपिटल में से माइनस कर दो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेक्स्ट आते हैं मैनेजर्स कमीशन। समझिएगा, ये सारी चीज़ें आपने 12th में पढ़ रखी है। नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें रिवाइज कर रहे हैं आपके लिए। कमीशन ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, मैनेजर को कमीशन देने वाले हैं प्रॉफिट में से, और वो कमीशन बिफोर चार्जिंग है, कमीशन को चार्ज करने से पहले वाले प्रॉफिट से आप देने वाले। सो हम ये बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस लिख दिए, यहाँ पे सारी इनकम लिख दी। एट लास्ट हमको एक्सपेंस में एक और एक्सपेंस लिखना है, दैट इज कमीशन टू मैनेजर। ठीक है, तो यहाँ तक जितना भी प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट में से अगर आप परसेंटेज के फॉर्म में मैनेजर को कमीशन देते हैं तो किस तरीके से वो कैलकुलेट होगा। इसके लिए लेना है आपको प्रॉफिट बिफोर कमीशन, जो भी आएगा, मतलब यहाँ तक का प्रॉफिट, इसको चार्ज करने से पहले वाला प्रॉफिट, मल्टीप्लाइड बाय जो भी कमीशन का रेट है, रेट ऑफ कमीशन, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, सो इस तरीके से होगा। लेकिन अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, मतलब यहाँ वाले प्रॉफिट में से आपको अगर कुछ परसेंटेज कमीशन देना है मैनेजर को, इन दैट केस थोड़ा अलग ट्रीटमेंट होगा। हम लेंगे प्रॉफिट आफ्टर कमीशन या फिर प्रॉफिट बिफोर कमीशन लेंगे, क्योंकि आफ्टर कमीशन हमको पता ही नहीं है, क्योंकि कमीशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सो इसमें से आप करेंगे मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन आपको करना पड़ेगा, तब आपके इस प्रॉफिट में से आपका कमीशन निकलेगा। ठीक है, इन डिटेल मैं नहीं जा रही हूँ, सिर्फ यहाँ पे आपको फॉर्मूला मैंने बताया है। नेक्स्ट आते हैं हम, इसकी एंट्री क्या होती है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, और उसके हिसाब से कमीशन अभी तक हमने पे नहीं किया है, सो इसलिए ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा हमारे सबसे पहले P&L अकाउंट में, साथ साथ ये बैलेंस शीट में जाएगा, लाइबिलिटी साइड, क्योंकि हमको इसका पेमेंट अभी करना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ड्राइंग ऑफ गुड्स बाय प्रोपरेटर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए प्रोपरेटर ने गुड्स निकाल दिए हमारे काम बिजनेस से। ठीक है, सो ड्राइंग ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट करके आप यहाँ पे एंट्री करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जो भी आपने ड्राइंग्स किया है वो आपके परचेज से डिडक्ट हो जाएगा सबसे पहले तो। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में जो आपने परचेस शो किया है, उस परचेस से आप ड्राइंग ऑन कैपिटल को डिडक्ट कर दीजिए, और उसके साथ साथ हम इसको लाइबिलिटी साइड में कैपिटल में ऐड कर देंगे। ठीक है, जो भी हमारे ओनर का कैपिटल है उसमें ये वाली ड्राइंग आपकी ऐड हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, डिडक्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारा कैपिटल कम हो गया, हमने अपने कैपिटल में से कुछ ना कुछ अमाउंट निकाल दिया। गुड्स ऑन सेल और अप्रूवल क्या है, यहाँ पे हमने अपना गुड दिया है किसी कस्टमर को कि आप, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको रख सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने दिया है उसको, फिर उसके बाद वो उसको परचेस कर लेगा। इन दैट केस अब उसने परचेस कर लिया तो एंट्री क्या होगी, सेल अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट, और जब वो उसका पेमेंट कर देगा तब हम डेटर अकाउंट डेबिटेड टू कैश कर देंगे। लेकिन अभी हमने क्या कर दिया, जब उसने सेल कर लिया, मतलब उसको रख लिया अपने पास गुड, तो हम लिखेंगे सेल अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट, और स्टॉक में से भी डिक्रीज हो जाएगा, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। स्टॉक जो आपने शो किया है उस स्टॉक से भी आप डिडक्ट कर देंगे, जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक है उसमें से भी आप इसको माइनस करके शो करेंगे। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल की तरह हमने गुड्स दे दिया है। इन दैट केस क्या एंट्री होगी, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। हमने हमारे गुड्स दिए हैं, गुड्स कहाँ से कर लेते हैं, हम परचेस करते हैं उनको, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेस अकाउंट, क्योंकि परचेस अकाउंट में जो भी गुड्स हमने परचेस किया उनको हम कम कर रहे हैं। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और थेट, फायर और थेट के कारण हमारा स्टॉक का लॉस हो गया, तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट।
ठीक है। आई होप क्लियर हुआ हो कि किस तरीके से सारी एंट्रीज होंगी। नॉर्मली ये एंट्रीज को अभी समझ लीजिए नॉर्मल तरीके से जैसा मैंने समझाया है। इन डिटेल हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट जब देखेंगे तब आपको ये एंट्रीज अपने आप क्लियर हो जाएंगी। बस अगर आपको ये एंट्रीज पहले से पता है कि किस तरीके से पास होती है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने में बहुत ज़्यादा आप इजीली वो सब चीज़ें बना पाएंगे। ठीक है। सो अब हमारा आ रहा है लास्ट टॉपिक, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट।